हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। मैं तरुण गुप्ता आज यहाँ पर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए टेस्ट सीरीज को लगा रहे हैं। और आज की जो हमारी टेस्ट सीरीज है यहाँ पर 5वें नंबर की दृष्टि आईएएस की टेस्ट सीरीज होने वाली है, जिसमें आज हम पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चनों की बात करेंगे और पर्यावरण के साथ साथ यहाँ पर हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो इन्वॉल्वमेंट प्लस इकोनॉमी और यहाँ पर हम आपके करंट अफेयर्स तीनों ही चीजों के क्वेश्चनों को यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं, जिसमें हम इकोनॉमी को भी हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चनों को कवर जरूर करेंगे। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है, जिससे कि नई वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन जो है मिल सके। चलिए, तो आज के हम पहले क्वेश्चन से बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एवं राज्य जो है सम्मिलित यहाँ पर नहीं है। तो भाई साहब, राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क और स्टेट की बात कर रहा है कि यहाँ पर कौन सा यहाँ पर सही नहीं है। तो दाचीग्राम की बात किया तो जम्मू कश्मीर में है, ये तो करेक्ट है। ग्रेट हिमालयन की बात किया तो हिमाचल प्रदेश में, ये भी करेक्ट है। नागरहोल की बात किया तो कर्नाटक में, ये भी करेक्ट है। लेकिन गिंडी की बात किया है, गिंडी आपका कहां पर है? ये आपका केरल में नहीं है, बल्कि आपका तमिलनाडु राज्य में है। कहां पर है? तमिलनाडु राज्य में है। तो हमारा ऑप्शन जो है डी वाला यहाँ पर जो रहेगा गलत रहेगा। भारत के सबसे छोटे राष्ट्रीय उद्यानों में से गिंडी राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है। चेन्नई नगर की सीमा के भीतर स्थित है और शहरी वन्यजीवों की रक्षा यहाँ पर जो है यह करता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में भारत में नेशनल पार्कों की बात किया कितने हैं? तो वर्तमान में 106 आपके नेशनल पार्क है। कितने हैं? 106 नेशनल पार्क हैं, जो कि अगर हम बात करें कितने वर्ग किलोमीटर में है तो 44,402 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में आपके जो है आपके नेशनल पार्क है। जम्मू कश्मीर में दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान है और हंगुल हिरन के लिए जाना जाता है। कभी पूछा जाए किसके लिए? हंगुल जो है हिरन के लिए जो है दाचीग्राम आपका जाना जाता है। हिमालयन, अगर हम ग्रेट हिमालयन की बात किया तो ग्रेट हिमालयन जो है आपकी जैव विविधता से समृद्ध है, अल्पाइन वनों के मैदान पाए जाते हैं और यूनेस्को की विश्व धरोहर शामिल सूची में आपको ग्रेट हिमालयन को रखा गया है। नागरहोल की बात किया तो कर्नाटक राज्य में बेशक है, लेकिन नागरहोल की बात की है तो यह जो है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का भाग है। कहां का? नीलगिरी जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व है उसके भाग के रूप में नागरहोल को जाना जाता है। तो हम समझ पाए यहाँ पर दाचीग्राम, ग्रेट हिमालयन, नागरहोल और गिंडी के बारे में। अभी वर्तमान में राष्ट्रीय उद्यान की बात की भारत में कितने? 106 है। अब एक काम करेंगे, एक हम वीडियो बना देंगे जिसमें 106 के नेशनल पार्कों की बात कर लेंगे। 2 वीडियो बना देंगे अच्छा नेशनल पार्क के बारे में, या फिर हम देख लेंगे एक में ही आ जाए। कैसा बना देंगे? 106 जो नेशनल पार्क होंगे किस स्टेट में है, स्टेट का नाम कर देंगे कवर, और दूसरा इसकी कब यहां पर बनाया गया उस सन को यहां पर हम कवर कर देंगे। तो दोनों चीजें कर देंगे। और अगर कोई नेशनल पार्क आपका यूनेस्को में धरोहर शामिल है उसको भी हम यहां पर जोड़ देंगे। तो इतनी सारी डिटेल एक हम अलग वीडियो बना देंगे, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI के बारे में कथनों पर विचार करें, कौन सा हमारा सही है। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI के बारे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है बात करें तो यह जो है 63 देशों और यूरोपीय संघ की जलवायु समन प्रदर्शन को ट्रैक करता है। 63 देशों और यूरोपियन संघ जो है आपकी क्या करता है, जो वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है वो 90% से अधिक को कवर करने वाली बात की गई है। तो इसमें ट्रैक करने की बात है, तो हम कहेंगे पहला वाला करेक्ट है। दूसरा है, प्रत्येक देश प्रदर्शन का मूल्यांकन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा उपयोग, जलवायु नीति के आधार पर करते हैं। बिल्कुल ठीक है, जैसे आपकी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की बात किया तो कुल रैंकिंग में 40%, नवीकरणीय ऊर्जा की बात किया तो 20%, और ऊर्जा उपयोग की बात किया तो 20%, और जलवायु नीति की बात किया तो 20%। यहाँ पर मूल्यांकन जो है 4 श्रेणियों में इसको रखा गया है, तो दूसरा वाला भी सही है। तीसरा है, भारत वर्ष 2025 के CCPI में 10वें स्थान पर है। क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल, भारत 10वें स्थान पर है। ऑप्शन तीनों सही रहेंगे तो हमारा डी वाला हो जाएगा। 1, 2, 3 ऑप्शन हमारे तीनों ही करेक्ट है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत के निम्नलिखित प्राणी जात पर विचार कीजिए। प्राणी जात के बारे में विचार करना है कि इनमें से कौन सी लुप्तप्राय प्रजाति है। तो भाई प्राणी जात पर विचार करना है, भारत की लुप्तप्राय प्रजाति इनमें से कौन कौन सी है? घड़ियाल, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, एशियाई चीता। तो भाई साहब इनमें से तो ऐसी कोई भी प्रजाति नहीं है जो आपकी लुप्तप्राय प्रजाति हो, तो हम कहेंगे भाई इनमें से कोई भी नहीं, इनमें से कोई भी प्रजाति नहीं है। लेकिन बात यहाँ पर एक चीज याद रखना है, याद रखना है, जो घड़ियाल है, कलर चेंज कर लेते हैं, जो घड़ियाल है आपका, घड़ियाल को गंभीर रूप से लुप्तप्राय में रखा गया है। लुप्तप्राय प्रजाति हुई नहीं है, गंभीर रूप से क्या है, गंभीर रूप से लुप्तप्राय श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, और यहां पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात किया है। ग्रेट इंडियन जो बस्टर्ड है उसको किस में रखा गया है? तो हम कहेंगे
गिर इनमें को गंभीर रूप से इसको भी लुप्त प्राय प्रजाति में रखा गया है। एशियाई चीता की बात किया है, जो एशियाई चीता है उसको किस में रखा गया है, तो एशियाई चीता जो है IUCN की लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध नहीं है, ये भी आपका गंभीर रूप से सूचीबद्ध है। तो तीनों ही आपके कैसे हैं, गंभीर रूप से लुप्त प्राय श्रेणी में रखे गए हैं। तो यहाँ पर कोई लुप्त प्राय नहीं है बल्कि गंभीर रूप से लुप्त है, तो हम कहेंगे आपका ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरणीय कोऑर्डिनेट्स कर्व जो है किनके बीच संबंधों को दर्शाता है। पर्यावरणीय कोऑर्डिनेट्स कर्व जो आपने जरूर सुना होगा EKC के नाम से, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद और पर्यावरण क्षण को यह जो है दर्शाता है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। एक निश्चित आय स्तर के बाद आगे की आर्थिक वृद्धि पर्यावरणीय प्रबंधन और स्वच्छ और प्रौद्योगिकी और सख्त नीतिगत उपायों को बढ़ावा देती है। इसे हम पर्यावरण क्षण के रूप में कमी लाते हैं। तो एक तरीके से कोऑर्डिनेट्स कर्व जो है प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद और पर्यावरणीय क्षण को जो है दर्शाने वाला यहाँ पर आपका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित संरक्षित क्षेत्रों पर विचार कीजिए, इनमें से जो है टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है। तो संरक्षित क्षेत्रों पर विचार करना है और किसे टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित यहाँ पर किया गया है। तो एक तो आपका बांदीपुर को, दूसरा आपका इंद्रावती को, तीसरा आपका रातापानी को। भीतरकनिका को टाइगर रिजर्व घोषित नहीं किया गया है। तो बांदीपुर की बात की है, बांदीपुर कहां पर है आपका, कर्नाटक राज्य में है, ये भी बता देता हूं कर्नाटक राज्य में है, और इसे 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत रखा गया था। इंद्रावती की बात किया तो इंद्रावती आपका छत्तीसगढ़ राज्य में, कहां पर है, छत्तीसगढ़ राज्य में है, और इसको जो है 1983 में टाइगर रिजर्व बनाया गया था। और रातापानी की बात किया है, रातापानी कहां पर है, मध्य प्रदेश राज्य में है, और यह 57 में टाइगर रिजर्व के रूप में इसको घोषित किया गया है और विंध्य पर्वतमाला के निकट है। भीतरकनिका की बात की जाए तो मैंग्रोव परितंत्र है, कैसा है, मैंग्रोव परितंत्र के लिए जाना जाता है भीतरकनिका, और यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन आपका पहला, तीसरा, चौथा रहेगा, तो हमारा ऑप्शन बी वाला यहाँ करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपके टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित युग्मों पर कौन सा कोयला खदान एवं राज्य जो है सुमिलित नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आपको लिए नोटिफिकेशन मेरा ऐप आ चुका है जिसका नाम है UPSC नट, सेम नाम है, इस चैनल के माध्यम से ही आप देख पाओगे। UPSC नट आप कैसे डाउनलोड करोगे, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हो, या फिर प्ले स्टोर पर सर्च कर लेना UPSC नट। क्यों बोल रहा हूँ डाउनलोड करने के लिए, यहाँ पर आपको मल्टीपल एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज मिल जाती है, चाहे आप UPPCS की तैयारी कर रहे हो या किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। और हमने यहाँ पर एक कोर्स को लॉन्च किया हुआ है एग्जाम बूस्टर सीरीज के नाम से, एग्जाम बूस्टर सीरीज के नाम से हमने एक कोर्स लॉन्च किया हुआ है इसी ऐप पर। इस कोर्स में क्या मिलेगा, इस कोर्स में आपको 90+ क्लास मिलेगी। डेली कितनी क्लास मिलेंगी, डेली आपको 3 क्लास मिलेंगी। 30 दिन में इन 90 कोर्सों को कवर कर दिया जाएगा। इस क्लास में रैपिड कोर्स होगा, कैसा होगा, रैपिड कोर्स होगा, जिसमें आपको करंट अफेयर्स और UPG की भी यहाँ पर सम्मिलित की जाएगी। तो एक बार जरूर जाके आप इस ऐप पर जाके डाउनलोड करके देख लीजिएगा। कोई भी समस्या आए तो हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो 7985977368 पर। तो इस नंबर पर कॉल करके आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप हमसे बात कर पाओगे। हालांकि कोई दिक्कत आनी नहीं है क्योंकि सारी चीजें वहां पर आपको सामने दिख जाएंगी। कोई समस्या आए तो कॉल कर लेना ऐप को डाउनलोड करने के बाद ही। निम्नलिखित कोयला खदान एवं राज्य यहाँ पर सही नहीं है, उसके बारे में बात करेंगे। झरिया आपका झारखंड में करेक्ट है, कोरबा छत्तीसगढ़ में करेक्ट है, सिंगरेनी आपका, सिंगरेनी की बात कर तमिलनाडु में नहीं है। सिंगरेनी कहां पर है, सिंगरेनी आपका जो है मध्य प्रदेश में है। कहां पर है, सिंगरेनी, सॉरी सिंगरेनी है ना, सिंगरौली नहीं, सिंगरेनी है आपके तेलंगाना राज्य में, सॉरी तेलंगाना राज्य में है सिंगरेनी, है ना। और आपका ऑप्शन जो है तालचेर उड़ीसा में, ये भी सही है। तो सी ऑप्शन आपका जो है गलत है। फिर से बोलता हूं, झरिया झारखंड में है, कोरबा छत्तीसगढ़ में है, सिंगरेनी तेलंगाना में है, और बात की जाए तालचेर उड़ीसा राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र ESZ से संबंधित विचार कीजिए, कौन सा ऑप्शन सही है। पारिस्थितिकी संवेदन क्षेत्र के बारे में बात करना है। जो संवेदनशील क्षेत्र होते हैं, जो इको आपके सेंसिटिव जोन होते हैं, इसके बारे में हमें बात करना है, कौन सा सही है। पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों को वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत अधिसूचित किया। अरे भाई, इनको अधिसूचित नहीं किया जाता है, ध्यान रखना है। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन की राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना जो है उसके अनुसार राज्य सरकारों ने निर्देशित किया गया है ऐसे संरक्षित क्षेत्रों की सीमा जो 10 किलोमीटर के भीतर भूमि को, कितने, 10 किलोमीटर के भीतर भूमि को क्या करती है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत 1986 के तहत ESG घोषित की जाती है। तो 1986 के तहत जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत घोषित की जाती है, ना कि वन जीव संरक्षण अधिनियम के तहत। तो हम कहेंगे ऑप्शन पहला वाला गलत है। दूसरा है, पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने का मुख्य उद्देश्य इन क्षेत्रों में कृषि के अतिरिक्त सभी प्रकार की मानव गतिविधियों को प्रतिबंधित करना है। भाई ये भी गलत लिखा है। ESZ का उद्देश्य होता है सभी मानव गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाना नहीं, बल्कि कुछ ही गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाना।
ताकि संरक्षित क्षेत्रों पर उनका नकारात्मक जो प्रभाव है वो कम से कम किया जा सके। कृषि, बागवानी, इको पर्यटन जैसी गतिविधियों को इस यहाँ पर अनुमति प्राप्त होती है। तो यहाँ पर तो कह रहा है पूर्ण रूप से लगा दो, तो ये भी गलत है। हम कहेंगे ना तो पहला सही है ना ही दूसरा यहाँ पर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आता है, कौन सा पारंपरिक मानव जीवन के साथ जैव विविधता के संरक्षण का सबसे प्रभावी उपाय प्रदान करता है? तो भाई साहब, पारंपरिक मानव जीवन के साथ जैव विविधता के संरक्षण का सबसे प्रभावी उपाय प्रदान कौन करता है? ऑप्शन रहेगा बायोस्फीयर रिजर्व करता है। कौन करता है? बायोस्फीयर रिजर्व जो है करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इकोटोन के बारे में सही नहीं है? इकोटोन के बारे में यहाँ पर कौन सा कथन गलत है? बात करें, इकोटोन जो होते हैं वो दो या अधिक पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच एक संक्रमण क्षेत्र होता है। जैसे मान लो यहाँ पर एक ये तंत्र हो गया, यहाँ पर ये दूसरा तंत्र हो गया ए और बी, ये जो बीच वाला हिस्सा है इसको ही हम इकोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोटोन कहते हैं। और यहाँ पर प्रजातियां, वन्यजीव सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ए का भी सम्मिलित रूप होता है और बी का भी सम्मिलित रूप होता है, इसीलिए यहाँ पर जो है दोनों ही चीजें यहाँ पर जो है पाई जाती हैं, इसलिए पारिस्थितिक तंत्रों के बीच संक्रमण क्षेत्र जो है जाना जाता है। करेक्ट लिखा है। इकोटोन में प्रजातियों की विविधता सामान्यतः आसपास की पारिस्थितिक तुलना में कम होती है। अभी तो मैंने आपको बताया कि ज्यादा होती है, तो सीधी सी बात है ये ऑप्शन गलत लिखा है। यह उन विशिष्ट प्रजातियों का समर्थन कर सकता है जो समीपवर्ती पारिस्थितिक तंत्रों में नहीं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर एक्स नाम की कोई प्रजाति, यहाँ पर वाई नाम की कोई प्रजाति है, हो सकता है दोनों के सम्मिलित क्रॉस से जेड नाम की कोई प्रजाति का निर्माण हो जाए। इकोटोन में एक एज इफेक्ट के कारण प्रजातियों का घनत्व जो है अधिक होता है। एज इफेक्ट के कारण, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो हमारा ऑप्शन जो है ए सी डी, यहाँ पर तीनों सही है, बी वाला गलत था क्योंकि पारिस्थितिक तंत्रों की तुलना में कम बोला है, जबकि ऐसा नहीं होता है, ज्यादा पाई जाती है दोनों की तुलना में, तो इसलिए ऑप्शन बी वाला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सी स्थिति कमेंसिसलिज्म सहभोजिता को सबसे अच्छी तरह वर्णित करती है? तो कमेंसिसलिज्म जो है सहभोजिता को कौन सी परिस्थिति सबसे अच्छी वर्णित करती है? एक प्रजाति को लाभ होता है जबकि दूसरी प्रजाति से अप्रभावित रहती है। हानि या लाभ नहीं होता है, दूसरी प्रजाति अप्रभावित जो है से रहती है। तो दूसरे को ना तो लाभ होगा ना ही हानि होगी, उसे हम अप्रभावित कहेंगे, लेकिन एक प्रजाति को जरूर लाभ होगा। ये आपका ऑप्शन यहाँ पर सहभोजिता के बारे में करेक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे, विषुवत रेखा के निकट पाया जाता है, वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, इसकी मृदा कृषि के लिए अनुपयुक्त होती है, उपयुक्त में से किस प्रकार के वन का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो इतना सोचना क्या है, यह उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के बारे में बात कर रहा है, तो ये तो आपको नॉर्मली हमारे थिंक पता होना ही चाहिए। नेक्स्ट आता है, कौन जैव विविधता के इन सीटू संरक्षण का उदाहरण नहीं है? तो इन सीटू संरक्षण का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है बात कर रहा है? तो बायोस्फीयर रिजर्व उदाहरण है, हम कहेंगे, है ना। राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपके उदाहरण है। बात की जाए यहाँ पर वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी उदाहरण। वनस्पति उद्यान की बात की जाए इन सीटू के अंदर संरक्षण में नहीं आता है, तो हम कहेंगे आपका ऑप्शन बी वाला यहाँ पर जो है गलत हो जाएगा। प्राकृतिक आवासों में संरक्षित करता है उसको हम इन सीटू कहते हैं, तो आपका ऑप्शन बायोस्फीयर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान और आपके वन्य जीव अभ्यारण्य में इन सीटू संरक्षण जो है किया जाता है, तो आपका ऑप्शन बी वाला यहाँ पर गलत है। भारत किस वर्ष में रामसर अभिसमय का हस्ताक्षरकर्ता बना है? तो भारत ने रामसर अभिसमय में कब हस्ताक्षर किए हैं? 1982 में किए। कब किए? 1982 में। अच्छा, रामसर जो कन्वेंशन है वो हुआ कब था? तो आपका 1971 में रामसर कन्वेंशन हुआ था, लेकिन भारत के द्वारा 1 फरवरी 1982 को रामसर कन्वेंशन पर जो है हस्ताक्षर को किया गया था। भारत में अभी वर्तमान में कितने रामसर स्थल है? भारत में रामसर स्थलों की अगर संख्या की पूछा कितने हैं तो आप बता देना 91 रामसर स्थल है 2025 के अभी तक के आंकड़ों के अंतर्गत। ये रामसर स्थल की भी एक वीडियो बना देंगे, तो 2 वीडियो आपकी पक्की हो गई, एक तो नेशनल पार्क की हो गई, एक आपकी रामसर स्थलों की हो गई, तो 2 वीडियो ये आपकी पक्की है। मैं लिख लेता हूं क्योंकि मुझे भी याद रहे, कहीं मैं ही भूल जाऊं। एक आपकी हो गई नेशनल पार्क की, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में एक वीडियो हो गई जो आपको जरूर आएगी, और दूसरी वीडियो आपकी हो जाती है रामसर स्थल के बारे में, रामसर स्थल के बारे में। अब हम डिटेल से दोनों वीडियो बनाएंगे, थोड़ा हो सकता है उनमें लंबी वीडियो बन जाए, लेकिन एक वीडियो के साथ आपको पूरा समाधान मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस के संदर्भ पर विचार करें कौन सा ऑप्शन सही है? ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस के बारे में ऑप्शन कह रहा है कौन सा सही है? यह एक अंतरराष्ट्रीय सहयोग है, करेक्ट है। इसकी शुरुआत 2018 में वर्ल्ड ओशन समिट में की गई थी, तो ये तो सही है। यह गठबंधन विभिन्न हितधारकों के साथ साझेदारी के माध्यम से मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण एवं पुनर्स्थापन के लिए कार्य करता है, ये भी सही है। केवल मैंग्रोव जैव विविधता संबंधी वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। केवल नहीं है आपका, केवल
मैंग्रोव से नहीं है, बल्कि ये मैंग्रोव से साथ साथ वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देगा, तटीय प्रबंधन को बढ़ावा देगा, शासन में सुधार की बात करेगा, शिक्षा को समर्थन देगा, आपदा जोखिम को कम करने की बात करेगा, जलवायु शमन के कार्य करेगा, अनुकूलित रणनीतिक योगदान देने में कार्य करेगा। तो हम कहेंगे इतना सब करेगा, लेकिन केवल मैंग्रोव लिख दिया इसीलिए गलत हो गया। ऑप्शन केवल आपका पहला और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित राज्यों को भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार उनके वन एवं वृक्ष आवरण में वृद्धि के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। राज्यों को भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन और वृक्ष आवरण में वृद्धि के अनुसार घटते क्रम में बताना है, मतलब सबसे से ज्यादा से कौन सा यहाँ पर राज्य जो है रहने वाला है। तो हमारा सबसे पहले छत्तीसगढ़ राज्य रहेगा, छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश, सॉरी उत्तर प्रदेश राज्य आता है, उत्तर प्रदेश के बाद उड़ीसा, फिर आपका राजस्थान। तो हमारे यहाँ पर छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान ऑलरेडी ये सही सीक्वेंस में लिखे हुए हैं। हम बोलेंगे ए ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, जिला खनिज फाउंडेशन DMF के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। जिला खनिज फाउंडेशन के बारे में ऑप्शन कह रहा है सही ऑप्शन कौन सा है, ढूंढना है। DMF जिला खनिज फाउंडेशन एक गैर लाभकारी संस्था है जिसे खान एवं खनिज संशोधन अधिनियम 2015 के तहत जो है स्थापित किया गया था। करेक्ट है। यह खनन से प्रभावित व्यक्तियों के हितों की रक्षा करता है, जो खनन से प्रभावित व्यक्ति होते हैं उनकी रक्षा करता है, ये भी सही है। राज्य सरकारों को खनिज अन्वेषण के लिए लाइसेंस जारी करने का अधिकार है। तो आपको याद रखना है, राज्य सरकार को लाइसेंस जारी करने का अधिकार रहेगा क्या, राज्य सरकार रहेगा क्या। DMF खनिज अन्वेषण को बढ़ावा नहीं देता है, पहली बात तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, और ना ही राज्य सरकार को लाइसेंस जारी करने का अधिकार यहाँ पर होता है। यह कार्य कौन करता है, MMDR, कौन MMDR के अंतर्गत जो है कार्य यहाँ पर किया जाता है। कौन करता है, खनन एवं खनिज विकास विनिमय संशोधन अधिनियम के द्वारा इन प्रावधानों को सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो हम कहेंगे केवल पहला दूसरा सही है, तीसरा वाला गलत है, लाइसेंस राज्य सरकार जारी नहीं करता है। अधिनियम और वर्ष है, कौन सा अधिनियम किस वर्ष जो है पारित यहाँ पर किया गया था। तो हम बात करें कौन सा अधिनियम का पारित किया गया, वायु अधिनियम 1981 में करेक्ट है, जैव विविधता अधिनियम 2002 में ये भी सही है, पर्यावरण अधिनियम 1986 में ये भी करेक्ट है, और जल अधिनियम 1974 में। तो हम कहेंगे चार ऑप्शन सही मिले हैं, तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन देखो छोटे होते हैं तो इनमें हम एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं होती है। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन अनक्लॉज के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन के बारे में विचार करना है तो प्रादेशिक समुद्री किसी देश की समुद्री तट रेखा से 12 समुद्री मील तक फैली होती है। तो प्रादेशिक समुद्र रेखा होती है किसी देश की जो समुद्री तट रेखा है इससे 12 किलोमीटर तक फैली होती है, तो हम कहेंगे करेक्ट है। किसी देश को अपने प्रादेशिक समुद्र पर पूर्ण संप्रभुता प्राप्त होती है, जैसे भारत की अगर ये 12 किलोमीटर की रेखा है, इस पर भारत को पूर्ण संप्रभुता प्राप्त है, ये भी सही है। देश विशेष आर्थिक क्षेत्र EEZ क्या है आपका, क्या है, विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत समुद्र की सतह के नीचे संसाधनों के अन्वेषण और उपयोग, मतलब कि खोज एवं उपयोग का विशेष अधिकार रखते हैं, तो ये भी ऑप्शन सही है, हमारी डी ऑप्शन रहेगा। तीनों ही ऑप्शन आपके जो है सही है। विशेष आर्थिक क्षेत्र कितने किलोमीटर में होता है, तो हम कहेंगे 200 किलोमीटर के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये आपको पता नहीं होगा तो लिख लो, आपका EEZ जो है आपका 200 किलोमीटर के अंतर्गत आता है। प्रादेशिक समुद्री सीमा की बात की जाए तो 12 समुद्री मील तक आती है। नेक्स्ट बात करेंगे, जैव विविधता पर कन्वेंशन CBT के 16वें पक्षकार सम्मेलन आयोजन कहां पर हुआ। तो CBT का जो आपका 16वें पक्षकार COP16 का आयोजन जो है कहां पर हुआ, ऑप्शन रहेगा केली। अब ये केली क्या है, केली है कोलंबिया, क्या है केली जो है कोलंबिया में इसका जो है आयोजन किया गया था। अब आपको याद रहेगा कोलंबिया में हो किया गया था, कोलंबिया केली एक शहर का नाम है, वहां के कोलंबिया में है, वहीं पर आपका जैव विविधता कन्वेंशन CBT पर जो है सम्मेलन जो है किया गया था, 16वां था। गन्ने के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। तो गन्ने के बारे में विचार कर लेते हैं, कौन सा ऑप्शन सही है। गन्ना कटाई के लिए लगभग 10 से 12 महीनों में तैयार होता है, करेक्ट है। इसके लिए उष्ण एवं आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है और तापमान 21 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है, ये भी करेक्ट है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है, तो ये भी सही है, ऑप्शन रहेगा डी वाला A, 2, 3 सही है। एक चीज याद रखना है उत्तर प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश 3 चीजों में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, गन्ना के बारे में, आम के बारे में, आलू के बारे में, ये आपको याद रखना है, उत्पादक में पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पादप प्लवक के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। पादप प्लवक के बारे में
जो पादप प्लवक होते हैं, जो फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं, ऐसे पौधे होते हैं जो लवणीय एवं स्वच्छ जल दोनों के जीवित रह सकते हैं, चाहे लवणीय जल हो चाहे स्वच्छ जल हो, दोनों में जीवित रह सकते हैं, तो हम कहेंगे करेक्ट है। वे अधिकांशतः एक कोष के जीव होते हैं, तो हम कहेंगे ये भी सही है, ऑप्शन सी वाला रहेगा। दोनों ऑप्शन यहाँ पर जो है सही होते हैं। क्यों? क्योंकि सिंगल सेल्स ये ऑर्गेनिज्म से बने होते हैं, तो ये एक कोष के जीव होते हैं। हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी MIKE, जिसे हम माइक भी कहते थे शॉर्टकट में, इस कार्यक्रम को पहल किस संगठन के द्वारा की गई है? हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी की बात करें तो कार्यक्रम किस संगठन की पहल है? तो हमारा ऑप्शन रहेगा सिटीज। सिटी मतलब CITES, सिटीज की हाथियों के अवैध के लिए जो है आपकी यहाँ पर पहल जो है की गई है और अंतरराष्ट्रीय व्यापार कन्वेंशन के तहत यहाँ पर की गई है। नेक्स्ट आता है कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, गलत ऑप्शन कौन सा? एक तरफ संगठन है और दूसरी तरफ स्थापना वर्ष है। तो हम संगठन और स्थापना वर्ष की बात करें, यहाँ पर कौन सा गलत है? जैसे भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण 1890 में स्थापना की गई थी, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की 1890 में स्थापना की गई, बिल्कुल सही है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की बात किया तो 1916 में की गई। कब की गई थी? 1916 में की गई, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत था, है ना। भारतीय वन सर्वेक्षण की 1981 में की गई, ये भी करेक्ट है। और केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की 1992 में की गई, ये भी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत था। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT के अधिकार क्षेत्र से बाहर है? तो NGT के अधिकार क्षेत्र से इनमें से एक ऐसा अधिनियम है जो बाहर है, कौन सा है? और तीन आते हैं, तो जल एवं प्रदूषण निवारण उपकर अधिनियम, ये तो शामिल आता है। वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम, ये भी शामिल किया जाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये भी आता है। लेकिन वन जीव संरक्षण अधिनियम की बात की जाए तो NGT के अंतर्गत जो है नहीं आता है। NGT की स्थापना 2010 में की गई थी। कब की गई थी? 2010 में की गई थी। और अगर हम बात करें जल प्रदूषण अधिनियम कब बना था, तो हम कहेंगे जल प्रदूषण जो निवारण अधिनियम है 1977 में बना था। अब यहीं पर एक चीज और याद कर लो, अगर यहाँ पर उपकर अधिनियम की बात किया है तो 1977 बना है, लेकिन जल प्रदूषण निवारण अधिनियम की बात की जाए तो हम कहेंगे 1974 में बना है। अगर इसमें उपकर नहीं लगाए तो 1974, उपकर लगाए तो 1977। वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम की बात की है तो वायु प्रदूषण की बात की है तो 1981 में बना था। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात किया है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 से संबंधित है। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की बात किया है तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम क्या है? 1980 से संबंधित है। तो ऑप्शन आपको ध्यान रखना था, कौन सा गलत था? यहाँ पर जो है हमारा कौन सा बाहर है? तो यहाँ पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बाहर है, आपका डी वाला ऑप्शन यहाँ पर शामिल नहीं है। समुद्री मत्स्य की जनगणना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? समुद्री मत्स्य की जनगणना के बारे में कौन सा सही है? यह जनगणना हर 10 वर्षों में आयोजित की जाती है। क्या 10 वर्षों में की जाती है? भाई ये जनगणना जो है आपकी हर 10 वर्ष में नहीं की जाती बल्कि हर 5 साल में की जाती है। कब की जाती है? 5 साल में की जाती है। अंतिम समुद्री मत्स्य जनगणना 2010 में की गई थी। तो अंतिम वाली जो आपकी जनगणना है वो आपकी कब की गई थी? 2016 में की गई थी। तो ना तो 2010 वाला सही है, ना 2015 वाला सही है, ना 10 वर्षों वाला सही है। ऑप्शन रहेगा ना तो पहला सही है ना ही दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। मैंने आपको सही बता दिया, 2016 में की गई थी अंतिम वाली और हर 5 साल में इसकी गणना को किया जाता है। मीथेन के संबंध में विचार कीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? मीथेन के बारे में विचार करना है। मीथेन एक अल्पकालिक ग्रीन हाउस गैस है। कैसी है? एक अल्पकालिक ग्रीन हाउस गैस है, करेक्ट है। यह वैश्विक तापमान में लगभग 30% की वृद्धि के लिए जिम्मेदार है, तो हम कहेंगे ये भी सही है। ऑप्शन सी रहेगा, 1 और 2 दोनों ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सही नहीं है? गलत है। संगठन है और मुख्यालय है, कौन सा संगठन मुख्यालय यहाँ पर सही नहीं है? बात करें विश्व मौसम विज्ञान संगठन कहां पर है? लंदन में है क्या? विश्व मौसम विज्ञान संगठन की बात की जाए तो लंदन में नहीं है, स्विट्जरलैंड में है। कहां पर है? स्विट्जरलैंड में है, तो ऑप्शन ए वाला गलत है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम नैरोबी में है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन गुरुग्राम भारत में है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल जिनेवा में है। तो बी सी डी आपकी करेक्ट है, आपका ए वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत था, सॉरी। नेक्स्ट आता है ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल के बारे में विचार करना है, सही ऑप्शन कौन सा है? IUCN की रेड लिस्ट के सुभेद श्रेणी में रखा गया है। तो IUCN की सुभेद लिस्ट में नहीं रखा गया है बल्कि इसको कम चिंतनी में रखा गया है। उससे कम चिंतन में रखा गया है, तो ऑप्शन यहाँ पर सुभेद वाला श्रेणी गलत है ना। LC में रखा गया है, ध्यान रखिएगा, तो सुभेद श्रेणी गलत है। इन्हें आहार में सरीसृप और पक्षी जैसे छोटे जंतु शामिल होते हैं, करेक्ट
करेक्ट है। ये वृक्षों की खोखलों में घोंसला बनाते हैं और मृदा और पौधों के रेशों के द्वार बंद कर देते हैं। तो ये भी करेक्ट है। दूसरा और तीसरा सही है, ऑप्शन कहेंगे हम 2 3 सही है, जबकि पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत था। नेक्स्ट आता है कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस जो है नहीं है। इनमें से आपकी ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है, बात करें मीथेन ग्रीन हाउस गैस है, ओजोन आपकी ग्रीन हाउस गैस है, HFC आपकी HFC का मतलब क्या होता है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये भी आपकी ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन नाइट्रोजन ऑक्साइड यहां पर कहेंगे ग्रीन हाउस गैस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय अम्लीकरण का कारण नहीं है। महासागरीय अम्लीकरण का कारण में से कौन सा नहीं है। मानव जनित कार्बन उत्सर्जन करना अम्लीकरण का कारण है। औद्योगिक उत्सर्जन ये भी आपके अम्लीकरण कारण है। तटीय क्षेत्रों के पास वनों की कटाई भी अम्लीकरण कारण है। महासागर में तेल रिसाव ये आपका अम्लीकरण के तहत नहीं आता है। तेल रिसाव समुद्र को प्रदूषित करता है, लेकिन महासागर की अम्लता में कोई योगदान नहीं देता है। तो क्या करता है, प्रदूषित तो करता है, लेकिन यह जो कहेंगे हम अम्लता कर दे, अम्लता ये तेल नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन परमाफ्रॉस्ट के संदर्भ में सही नहीं है। परमाफ्रॉस्ट के बारे में कौन सा ऑप्शन गलत है। परमाफ्रॉस्ट वह भूमि है जो लगातार कम से कम 2 वर्षों तक 0 डिग्री सेल्सियस या उसके नीचे बनी रहती है। करेक्ट है। परमाफ्रॉस्ट के पिघलने से मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन होता है, ये भी सही है। परमाफ्रॉस्ट क्षरण केवल सतही पिघलन तक सीमित होता है और भूमिगत अवसंरचना को प्रभावित नहीं करता है। तो ये सही लिखा है क्या भाई साहब, ये सीधी तौर पर गलत लिखा हुआ है। पिघलता हुआ परमाफ्रॉस्ट निर्मित संरचना को अस्थिर कर सकता है, दबे हुए औद्योगिक प्रदूषण को भी छोड़ सकता है। तो हम कहेंगे ये भी ऑप्शन सही है, सी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है गलत था। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित जीवों पर विचार करें और इनमें से कौन सा जीव जो है जीव संदीप्त है। तो इनमें से कौन सा जीव जो है जीव संदीप्त है उसकी बात करें तो जीवों पर विचार करें कौन सा हो सकता है, तो शैवाल, जीवाणु, जेलीफिश और शार्क, चारों के चारों आपके जीव ऐसे हैं जो आपके जीव संदीप्त के रूप में जाने जाते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कौन सा विकल्प कीस्टोन प्रजाति को सबसे अच्छी तरह परिभाषित कर सकता है। कीस्टोन प्रजाति जो कीस्टोन स्पीशीज होती है उसके बारे में, तो यह एक प्रजाति जिसकी अनुपस्थिति पारिस्थितिक तंत्र में भारी बदलाव ला सकती है। तो हम कहेंगे बी वाला रहेगा इसके लिए कि कीस्टोन प्रजाति की सबसे अच्छी तरह परिभाषित जो है एक ऐसी प्रजाति होती है अगर ये ना हो तो पारिस्थितिक तंत्र भारी बदलाव आ सकता है, भारी संरचना संतुलन स्वास्थ्य पर भी खतरा मंडरा सकता है। तो कीस्टोन प्रजाति वर्तमान में बहुत इंपोर्टेंट है। जैव विविधता हॉटस्पॉट के बारे में कौन सा कथन सही है। जैव विविधता हॉटस्पॉट के बारे में, ये एक ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर प्रजातियों की अधिकता और स्थानिकता पाई जाती है। करेक्ट है। भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट है। अगर भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट किसी को पता है तो कमेंट करके कोई बता सकता है, नहीं तो फिर हम बताएं। चलो मैं बता देता हूं। भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट की बात की जाए, एक तो आपका आ जाता है पश्चिमी घाट, क्या आ जाता है पश्चिमी घाट आ जाता है। दूसरा आ जाता है आपका हिमालय। तीसरा क्या जाता है इंडो बर्मा, क्या जाता है इंडो बर्मा का क्षेत्र आ जाता है। और चौथा आ जाता है सुंडालैंड, क्या जाता है सुंडालैंड। ये आपके क्या है भारत के अंतर्गत आते हैं चारों के चार। पश्चिमी घाट तथा इंडो गंगा के मैदान जैव विविधता हॉटस्पॉट है। पश्चिमी घाट तो मैंने आपको बताया है, लेकिन इंडो गंगा बताया क्या, नहीं इंडो बर्मा बताया, तो तीसरा वाला गलत है। पहला और दूसरा ऑप्शन सही है, तो हमारा बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक होते हैं। तो कौन से जीव जो है पारिस्थितिकी तंत्र में आपके इकोसिस्टम में क्या होते हैं, उत्पादक के रूप में, प्रोडक्ट्स के रूप में कार्य करते हैं। तो हम कहेंगे इनमें से आपके शैवाल, दूसरा घास, तीसरा जीवाणु, ये तीनों आपके पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक होते हैं, लेकिन इसमें कवक शामिल नहीं होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रूप से कार्बन पृथक्करण में योगदान देता है। कार्बन पृथक्करण में प्राकृतिक रूप से कौन योगदान देता है, तो ऑप्शन रहेगा यहाँ पर जो है आपका मैंग्रोव, समुद्री शैवाल, पीटलैंड और मृदा। तो ये चारों के चारों आपके कार्बन पृथक्करण में योगदान देते हैं। तो हम कहेंगे डी वाला सही रहेगा। 1 2 3 4 यहाँ पर ऑप्शन जो है करेक्ट है। चाहे मैंग्रोव हो, चाहे पीटलैंड हो, चाहे समुद्री शैवाल हो या मृदा हो, सारे के सारे कार्बन पृथक्करण में क्या करते हैं, ये आपके क्या देते हैं, मदद देते हैं, योगदान देते हैं। पारिस्थितिकी अनुक्रम के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। पारिस्थितिकी अनुक्रम के बारे में, यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें पारिस्थितिक तंत्र समय के साथ परिवर्तन और परिविकसित जो है होता है, परिवर्तित भी होता है और विकसित भी होता है। प्राकृतिक प्रक्रिया नेचुरल प्रोसेस है और पारिस्थितिक तंत्र के समय के साथ परिवर्तन और विकसित होता है। करेक्ट है। प्राथमिक अनुक्रम यह उन क्षेत्रों में होता है जहां पहले कोई जीव नहीं था।
क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल सही है। प्राकृतिक जो आपका प्राइमरी संसेशन की बात की जाए कहां पर होगा? जहां पर कोई भी लैंड नहीं था, जहां पर कोई भी लाइफ नहीं थी, तो वहीं पर तो होगा। तो दूसरा वाला भी करेक्ट है। तीसरा कहता है कि द्वितीयक अनुक्रम उन क्षेत्रों में होता है जहां पहले जीवन था लेकिन वह किसी विनाश के कारण बाधित हो गया है। तो जैसे अभी केदारनाथ में बाढ़ आई, 2013 में आई थी, 2011 में, जब भी आई मुझे डेट एग्जैक्ट याद नहीं पर आई थी, तो उस समय क्या हुआ? आसपास की सारी चीजों का विनाश हो गया, लेकिन आप देखो दोबारा से वहां पर अनुक्रम हो गया। तो इसी को हम कहते हैं। तो प्राथमिक में कोई जीवन नहीं होता है, दूसरे में जीवन होता है। तो ऑप्शन रहेगा डी वाला, 1 2 3 तीनों ऑप्शन करेक्ट है। ग्रीन वॉशिंग के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ग्रीन वॉशिंग के बारे में कह रहा है कि ऑप्शन यहां पर कौन सा सही रहेगा? क्षतिग्रस्त भूमि को देशज पौधों की प्रजाति से पुनर्स्थापित करने की प्रक्रिया को हम ग्रीन वॉशिंग कहते हैं। क्या ये सही है? नहीं। ग्रीन वॉशिंग शब्द को पहली बार तो पहले ये समझो कब लाया गया था? 1986 में लाया गया था। अमेरिकी पर्यावरणविद थे जे वेस्टरवेल्ड। कौन थे? जे वेस्टरवेल्ड के द्वारा जो है ग्रीन वॉशिंग को लाया गया था। अब दूसरी बात यहां पर क्या कह रहा था? दूसरी बात ये कहा जा रहा था कि क्षतिग्रस्त भूमि को देशज पौधों की प्रजातियों को पुनर्स्थापित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। नहीं, गलत है। इसका उद्देश्य होता है कि उत्पादों की बढ़ती मांग से जो लाभ अर्जित करना है और वास्तव में पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने को हम क्या कहते हैं? ग्रीन वॉशिंग कहते हैं। तो पहला वाला तो भाई साहब गलत हो गया। यह उन कंपनियों के द्वारा पर्यावरण के अनुकूल दिखने के लिए अपनाई गई भ्रामक रणनीति होती है। हाँ, भ्रामक रणनीति का मतलब समझते हो ना? कई कंपनियां, सरकारें ऐसे पर्यावरणीय पहलुओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश करती हैं, झूठे दावे करती हैं जैसे कि पर्यावरण के अनुकूल वो कार्य कर रही हो। तो इसे ग्रीन वॉशिंग के तहत हम रखते हैं। तो केवल दूसरा वाला सही है, पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कौन से प्रदूषक अम्लीय वर्षा के गठन में योगदान करते हैं? ऐसे कौन से प्रदूषक है जो अम्लीय वर्षा के गठन में योगदान करेंगे? तो ऑप्शन रहेगा, एक तो सल्फर डाइऑक्साइड करेगा, दूसरा नाइट्रोजन ऑक्साइड करेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर अम्लीय प्रदूषक में वर्षा में योगदान नहीं देता है। तो पहला और तीसरा आपका रहेगा कार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड योगदान अम्लीय वर्षा में नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से घटनाओं को एक सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए, प्रारंभ से अंतिम तक कौन सा यहाँ पर सही है? तो पहले तो ये देखना पड़ेगा इनमें कौन सा कब घटित हुआ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात की जाए तो आपका ये कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 घटित हुआ था। अब इसके बारे में हमें पता है कि आपको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, पता होगा, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को हुआ। आपकी क्योटो प्रोटोकॉल की बात की है 11 दिसंबर 1977 को हुआ था, 97 को हुआ था। वेशल कन्वेंशन की बात की है 22 मार्च 1989 को हुआ था। और स्टॉकहोम कन्वेंशन की बात की जाए, स्टॉकहोम जो कन्वेंशन आपका है कब हुआ? स्टॉकहोम कन्वेंशन की बात क्या है? 22 मई, ये भी आपका 22 मई 2001 को हुआ। कब हुआ? 2001 को हुआ। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा रहेगा? 1 3 और 2 4 ऑप्शन पहला वाला आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। डेट आपको थोड़ा सा ध्यान करके याद कर लो। निम्नलिखित में से किसे माइक्रोप्लास्टिक माना जाता है? भाई माइक्रोप्लास्टिक किसे माना जाता है? तो इनमें से हम माइक्रोप्लास्टिक के बारे में कहें तो सौंदर्य प्रसाधनों में प्रयुक्त जो प्लास्टिक वीड्स होते हैं उनको माना जाता है। जैसे प्लास्टिक जो वीड्स होते हैं इन कॉस्मेटिक आइटम में, जैसे महिलाएं अपने मेकअप लगाती हैं उनमें प्लास्टिक वीड्स का प्रयोग किया जाता है, उसे हम माइक्रोप्लास्टिक के रूप में जानते हैं। जैसे आपने इसका नाम सुना हो, देखो मैं लगाता नहीं हूँ, बस नाम बता देता हूँ एग्जांपल के लिए। जैसे आपने देखा होगा महिलाएं अपने लिपस्टिक लगाती हैं, उसमें प्लास्टिक के थोड़े थोड़े कण होते हैं। आपने देखा फाउंडेशन लगाती है, उसमें भी प्लास्टिक के 5 मिमी से भी छोटे कण होते हैं, उसको हम प्लास्टिक कण कहते हैं। तो मेकअप में जो प्रयोग किया जाता है मेकअप के अंतर्गत वो सब प्लास्टिक के अंतर्गत आता है। बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है सिंथेटिक वस्त्रों के निकली रेसे। अब आपने देखा होगा बहुत सारे वस्त्र ऐसे होते हैं फाइबर्स के बने होते हैं, उनमें भी छोटे छोटे रेसे निकलते हैं, उनमें भी प्लास्टिक आपके माइक्रोप्लास्टिक के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है प्लास्टिक की बोतलों में टूटे हुए टुकड़े। अब प्लास्टिक की बोतल को आप क्रश कर दोगे तो उनसे भी आपके माइक्रोप्लास्टिक निकलेंगे। तो तीनों ऑप्शन सही है, तो डी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए, इनमें से कौन गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं? तो गंभीर रूप से इनमें संकटग्रस्त कौन कौन से देखें तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये तो मैंने आपको ऊपर बताया, ये भी गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में आता है। हंगुल, ये भी मैंने ऊपर बताया था, जम्मू कश्मीर में है, ये आपका कश्मीरी हिरण, ये भी आपके संकटग्रस्त श्रेणी में आता है। मालाबार सिवेट, ये भी आपका किसमें आता है? संकटग्रस्त श्रेणी में आता है। लेकिन लायन टेल्ड मकाक की बात की जाए, लायन टेल्ड मकाक जो है संकटग्रस्त में आता है। किसमें आता है? गंभीर रूप से संकटग्रस्त में नहीं, केवल संकटग्रस्त में है आता है। तो ऑप्शन पहला दूसरा और चौथा रहेगा, सी ऑप्शन पे हम यहाँ पर टिक लगा देंगे। लायन टेल्ड मकाक जो है संकटग्रस्त में केवल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना जो है कौन सा मिशन शामिल है? भारत में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना में कौन सा मिशन शामिल किया
गया है। तो ऑप्शन कहेंगे राष्ट्रीय सौर मिशन को, करेक्ट है। सतत पर्यावरण राष्ट्रीय मिशन को, ये भी सही है। हिमालय पारिस्थितिक तंत्र पर राष्ट्रीय मिशन को, ये भी सही है। संवर्धित ऊर्जा दक्षता पर राष्ट्रीय मिशन को, ये भी सही है। तो चारों ही सही है, तो हम कहेंगे डी वाला यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ये सभी आपके राष्ट्रीय कार्य योजना जलवायु परिवर्तन पर शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट आता है विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व शब्द का प्रयोग प्रायः किससे संदर्भित किया जाता है। तो विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व शब्द का जो प्रयोग है प्रायः किसमें संदर्भित किया जाता है। ऑप्शन रहेगा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए। किसके? प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए प्रयोग किया जाता है। वायोसेल्वस, वायोसेल्वस शब्द से क्या तात्पर्य है। तो वायोसेल्वस शब्द से तात्पर्य होता है वर्षा जल बहाव के प्रबंधन एवं उपचार के लिए डिजाइन की गई हरित अवसंरचना को हम क्या कहते हैं, वायोसेल्वस जो है शब्द से यहाँ पर जोड़ते हैं। नेक्स्ट आता है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। क्या है? ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के बारे में बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। तो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के बारे में यह व्यक्तियों और कंपनियों दोनों को पर्यावरण के अनुकूल गतिविधियों के माध्यम से ग्रीन क्रेडिट अर्जित करने की अनुमति जो है देता है। क्या ये सही है? हम कहेंगे बिल्कुल बात ठीक है। दूसरा है ग्रीन क्रेडिट्स का व्यापार घरेलू बाजार में किया जा सकता है। ये भी सही है। इस प्रोग्राम को भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा विनियमित किया जाता है। नहीं, इस प्रोग्राम को भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा विनियमित जो है नहीं किया जाता। ये ऑप्शन आपका गलत है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन केवल कौन सा रहेगा? पहला और दूसरा केवल यहां पर सही रहेगा। नेक्स्ट आता है ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव मुख्य रूप से किससे संबंधित है। ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव मुख्य रूप से किससे संबंधित है? अफ्रीका के साहिल क्षेत्र में मरुस्थलीकरण में मुकाबला करने के लिए ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव को लाया गया है। और यह अफ्रीका के साहिल क्षेत्र एक तरीके से आप मरुस्थल से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है यदि किसी प्रजाति को स्थानिक रूप से वर्गीकृत की जाए तो इसका क्या अर्थ होता है। यदि किसी प्रजाति को स्थानिक रूप से अगर वर्गीकृत कर दिया जाता है तो स्वाभाविक रूप से किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित हो जाती है। किसी अगर मान लो इस क्षेत्र है और यहाँ पर स्थानिक प्रजातियों क्या करी जाए, वर्गीकृत किया जाएगा, तो स्वाभाविक रूप है कि कहां पर हो जाएगा, एक भौगोलिक क्षेत्र में क्या हो जाएगा, सीमित यहाँ पर सिकुड़ कर रह जाएगी। नेक्स्ट आता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या है? बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की निम्नलिखित एक मानक संकेतक क्या है। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में बात करें, मानक संकेतक कौन से हैं, तो हम कहेंगे जल निकायों में जैविक प्रदूषण की मात्रा। क्या है? जल निकायों में जैविक प्रदूषण की मात्रा को बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के अंतर्गत मानक संकेतक में हम रखते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर बी वाला जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कौन वायु प्रदूषण का जैव संकेतक माना जा सकता है। तो वायु प्रदूषण का जैव संकेतक हम किसे मान सकते हैं? ऑप्शन बहुत अच्छा है। तो वायु प्रदूषण का जैव संकेतक जो है हम लाइकेन को मानते हैं। क्या मानते हैं? लाइकेन को वायु प्रदूषण के जैव संकेतक के रूप में मानते हैं, मतलब कि जैव इंडिकेटर्स होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये पर्यावरण के स्वास्थ्य और विशेषताओं को बहुत अच्छी तरीके से दर्शाता है। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि मानव विकास रिपोर्ट 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो मानव विकास रिपोर्ट 2025 के बारे में कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पर सही रहने वाला है। 193 देशों में भारत का स्थान जो है 130वां। क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि 2022 में भारत का स्थान 133वां था। अब 2025 की बात की है तो भारत जो है 130वें स्थान पर जो है मानव विकास सूचकांक में रैंकिंग में हुआ है सुधार। थोड़ा सा सुधार हुआ है, लेकिन थोड़ा सा ही हुआ है, ध्यान रखिएगा। यह रिपोर्ट जो है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा प्रकाशित की जाती है। क्या ये सही है? नहीं, इस रिपोर्ट को विश्व आर्थिक मंच के द्वारा रिपोर्ट नहीं की जाती है। तो फिर कौन जारी करता है? ये रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जारी करता है। कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा आपका जो है इस रिपोर्ट को जारी की जाता है, मानव विकास रिपोर्ट को। भारत का स्थान 130वां है। केवल ऑप्शन यहाँ पर पहला वाला सही रहेगा, दूसरा वाला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कौन सा अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र में उदाहरण नहीं है। तो द्वितीयक क्षेत्र में अर्थव्यवस्था का कौन सा यहाँ पर जो है उदाहरण नहीं है बात कर रहा है। तो भंडारण उदाहरण नहीं आता है। चीनी एवं गुड़, हाँ ये द्वितीयक क्षेत्र में आता है। तेल रिफाइनरी भी द्वितीयक क्षेत्र में आता है। प्लास्टिक भी द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो हम कहेंगे यहाँ पर पूछा है कि अर्थव्यवस्था के सेकेंडरी सेक्टर में कौन सा नहीं है शामिल, तो भंडारण शामिल नहीं है। तो हम कहेंगे केवल पहला वाला सही नहीं है, बाकी आपके दूसरा, तीसरा और चौथा जो है आपके द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत जो है आते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में कहा जा रहा है, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो संचालन है वो 191 सदस्य देशों के द्वारा किया जाता है। 191 जो मेंबर हैं उनके द्वारा आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का संचालन होता है, ऑपरेशन किया जाता है 191 IMF का। इसकी स्थापना वैश्विक आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 44 देशों के द्वारा की गई है। तो बात ये भी सही है कि 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर स्थित ब्रिटेन वुड्स में आयोजित एक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था। वहां पर 44 देशों के प्रतिनिधियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग की रूपरेखा तैयार की और इस रूपरेखा को ही बनाया गया था। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर दोनों ही करेक्ट है, तो सी वाला रहेगा, 1 और 2 दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही हैं। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सा मिनी रत्न का उदाहरण नहीं है। तो मिनी रत्न का इसमें उदाहरण नहीं है, कौन सा नहीं है मिनी रत्न का उदाहरण। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड। तो यहां पर हम कहेंगे BCD आपके मिनी रत्न के अंतर्गत तो आते हैं, लेकिन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात किया, ये आपका कैसा है, ये आपका नवरत्न है। क्या है आपका, ये आपका मिनी रत्न नहीं है, ये आपकी नवरत्न श्रेणी में आता है। जबकि बात की जाए आपका इंडियन, यहाँ पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉर्पोरेशन और भारत संचार लिमिटेड, ये आपके मिनी रत्न में आती है। जबकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आपका किस में आता है, ये आपका नवरत्न में श्रेणी में जो है आता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कथन है कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। बात करें, हिंद विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना 1952 में की गई थी। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1952 में की गई थी क्या, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में की गई थी। कब की गई थी, 1995 में की गई थी, ना कि 1952 में की गई थी। तो पहला वाला गलत हो गया। टैरिफ एवं व्यापार पर सामान्य समझौता जो है उसकी स्थापना 1948 में 23 संस्थापक सदस्य देशों ने एक साथ मिलकर की थी। तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल सही बात है। तो केवल दूसरा वाला सही है, पहला वाला ऑप्शन विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना की बात की जाए 1995 में की गई थी। सुभद्रा योजना कैसी है, सुभद्रा योजना है जो एक महिला केंद्रित कार्यक्रम है, किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है। सुभद्रा योजना की बात की जाए कि महिला केंद्रित कार्यक्रम है, यह किस राज्य के द्वारा लॉन्च की गई है, यह उड़ीसा सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। किसके लिए, उड़ीसा सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। अब इसका उद्देश्य क्या है, तो 21 से जो 60 वर्ष की आयु के क्या होता है, 21 से 60 वर्ष की आयु की जो महिलाएं होती हैं उनको लाभ पहुंचाना होता है। तो महिलाओं को इस योजना के, सुभद्रा योजना के तहत जो है लाभ दिया जाता है। अब आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर्स के भी हैं और कुछ क्वेश्चन इकोनॉमी के भी हैं। तो दोनों ही क्वेश्चन चल रहे हैं, तो मिक्स भी क्वेश्चन हो सकते हैं, हो सकता है कुछ करंट अफेयर्स के एक साथ आ जाए, कुछ फिर आपके इकोनॉमी के आ जाए। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, बराबर लगाते चलना है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई थी। क्यों 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी, क्यों, क्योंकि ग्रामीण वित्त से संबंधित जो जितनी भी एजेंसियां होती हैं उनके समन्वय को शीर्ष संस्था के रूप में इसको स्थापित किया गया था नाबार्ड को आपका 1982 में। इसका हेडक्वार्टर की बात की जाए कहां पर है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में स्थित है। कहां पर है, मुंबई में स्थित है। भारत में गरीबी के आकलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। भारत में गरीबी के आकलन से संबंधित विचार करना है, ऑप्शन कौन सा सही है। भारत में गरीबी रेखा अनुमान परिवारों की आय स्तर पर आधारित होता है। परिवार स्तर पर आधारित होता है क्या, हम कहेंगे नहीं। गरीबी रेखा का निर्धारण आय स्तर पर नहीं बल्कि उपभोग के स्तर पर, किस पर, खर्च इंसान कितना करता है, उपभोग व्यय के स्तर पर जो है आपका अनुमान किया जाता है, ना कि परिवार के आय के स्तर पर। लोग 1 करोड़ रुपए कमा रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है, खर्च कितना कर रहे हैं इसके आधार पर गरीबी रेखा का अनुमान निकाला जाता है। दूसरा है गरीबी को राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन NSSO के उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षणों के आधार पर मापा जाता है। हम कहेंगे हाँ ये दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत है। तो केवल दूसरा सही रहेगा, पहला ऑप्शन यहाँ पर गलत रहेगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है। एक तरफ योजनाएं हैं और एक तरफ विवरण है, कौन सी योजना किस यहाँ पर विवरण से गलत है। तो अन्नपूर्णा योजना की बात की जाए, लिखा है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को भोजन उपलब्ध करवाना। भाई अन्नपूर्णा योजना में क्या है, 10 किलोग्राम तक निःशुल्क खाद्यान्न प्रदान करना। क्या है, 10 किलोग्राम तक जो है खाद्यान्न को निःशुल्क रूप से प्रदान करना। किस रूप से, निःशुल्क रूप से प्रदान करना है आपका अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत। तो पहला वाला ऑप्शन गलत है। इंदिरा आवास योजना गरीबी क्षेत्रों में
ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे परिवारों को निःशुल्क आवास उपलब्ध करवाना, बिल्कुल करेक्ट है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत ग्रामीण स्वरोजगार के लिए सब्सिडी एवं बैंक ऋण उपलब्ध कराना, ये भी सही है। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के तहत दिहाड़ी रोजगार और ग्रामीण बुनियादी ढांचे के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना, ये भी सही है। तो हम कहेंगे बी सी डी सही है, ए वाला गलत था, मैंने आपको बता दिया है। अन्नपूर्णा योजना 1999 से 2000 में बीच में शुरू की गई थी। 10 किलोग्राम तक यहाँ पर खाद्यान्न जो है निःशुल्क उपलब्ध करवाने की बात यहाँ पर की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई से संबंधित कथनों पर विचार करें और इनमें से ऑप्शन पूछ रहा है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट है। चलिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के बारे में बात करें। खाद्य उत्पादों के खुदरा व्यापार प्रसारण में स्वचालित मार्ग के तहत एफडीआई की अनुमति है। कैसी है? स्वचालित, ऑटोमेटिक रूट के तहत कहा जा रहा है कि एफडीआई की अनुमति होती है। क्या ये सही है? नहीं भाई, अनुमति नहीं होती है, तो पहला वाला गलत है। दूसरा है वर्तमान में भारत में एफडीआई का विनिमय जो है एफडीआई नीति 2020 और फेमा ऋण साधन नियम 2019 के तहत किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। जो एफडीआई का वर्तमान में रेगुलेशन है एफडीआई नीति 2020 और फेमा नियम 2019 के अंतर्गत किया जाता है। तो एफडीआई के बारे में केवल बी वाला ऑप्शन सही है, दूसरा वाला, जबकि पहला वाला जो है आपका ऑप्शन गलत है। स्वचालित मार्ग की बात की है तो सरकार पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। निवेशक को निवेश के बाद भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित बस करना होता है। उदाहरण के लिए कृषि पशुपालन के क्षेत्र में, वायु परिवहन के क्षेत्र में, ऑटो कंपोनेंट के क्षेत्र में, ऑटोमोबाइल, जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। और यहाँ पर किस बात की गई थी? यहाँ पर की गई थी खुदरा व्यापार के लिए खाद्य उत्पादों में, तो इसीलिए गलत था, स्वचालित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है समिति और वर्ष से इनको मिलाना है, कौन सी समिति की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जैसे हम बात करें यहाँ पर समिति में, अलग समिति कौन सी है? अलग समिति की स्थापना कब की गई है? तो हम अलग समिति की जैसे ही ऑप्शन आ जाए तो आपको टिक लगा देना है। अलग समिति जो है आपकी कब संबंधित है? तो 1979 से संबंधित है। लक्कड़वाला समिति की बात की जाए तो 1993 संबंधित है। तेंदुलकर समिति की बात की जाए तो 2009 से संबंधित है। और रंगराजन समिति की बात करें 2012 से संबंधित है। ऑप्शन हमारा ए वाला सही रहेगा, चौथे का, ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला, डी का दूसरा ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे सकल मूल्य संवर्धन, ग्रॉस वैल्यू एडिट कैसे क्या तात्पर्य होता है? सकल मूल्य संवर्धन या फिर ग्रॉस वैल्यू एडिट से बात कर रहा है, क्या तात्पर्य होता है? तो हम बोलेंगे सब्सिडी जोड़कर और अप्रत्यक्ष करों को घटाकर समायोजित करके सकल घरेलू उत्पाद को निकाला जाता है, उसे हम सकल मूल्य आपका वर्धन ग्रॉस वैल्यू एडिट कहते हैं। सब्सिडी जोड़ दी जाती है इसमें और क्या किया जाता है, जो अप्रत्यक्ष कर होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, उनको इसको हटा दिया जाता है और दोनों को जब समायोजन करोगे तो आप देख पाओगे सकल घरेलू उत्पाद जो है सामने से निकल कर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रशुद्ध शुल्क टैरिफ वेरियर को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? प्रशुल्क रोध जो है टैरिफ वेरियर सर्वोत्तम रूप से किसे परिभाषित करता है? हम कहेंगे कर लगाकर आयात पर को प्रतिबंध लगाना। क्या है? जो टैरिफ वेरियर्स होते हैं ना, आपने सुना होगा बहुत सारे लोग आयात पर कर लगाते हैं। किस पर? आयात पर कर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि आयात पर जो कर लगाते हैं वो इसीलिए लगाते हैं कि भाई जब दूसरे देश से हम माल को इंपोर्ट करते जाएंगे तो कहीं ना कहीं भारत में जो निर्मित हो रहा है स्वदेशी रूप से या किसी भी देश में स्वदेशी रूप से बन रहा है उस पर क्या होता है, वो मतलब बिकता कम है, कहीं ना कहीं उसको हतोत्साहित होता है। इसलिए कर लगाकर आयात पर प्रतिबंध लगाने को हम टैरिफ वेरियर के नाम से जानते हैं। आप लोगों ने सुना होगा अभी हाल ही में टैरिफ लगाया है ना यूएसए ने, तो फिर भारत ने भी उस पर कोई प्रतिक्रिया दी, तो इसीलिए टैरिफ जो है इसीलिए लगाए जाते हैं। जो घरेलू उत्पाद होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए लगाया जाता है एक तरीके से। बेरोजगारी के प्रकार और विवरण है। बेरोजगारी के कौन सा प्रकार किस विवरण के अंतर्गत आता है? संरचनात्मक बेरोजगारी की बात की है। संरचनात्मक जो बेरोजगारी है नौकरी की आवश्यकताओं और श्रमिक कौशल के बीच में जो आपका शामिल होता है उसको हम संरचनात्मक बेरोजगारी के बीच में रखते हैं। चक्री बेरोजगारी किसे कहते हैं? आर्थिक मंदी या मंदी से उत्पन्न को हम क्या कहते हैं? चक्री बेरोजगारी कहते हैं। आंशिक बेरोजगारी किसे कहते हैं? अगले रोजगार की खोज के बीच होने वाली जो अस्थायी रोजगारी होती है हम उसे आंशिक रोजगारी कहते हैं। कैसे? अब मान लो ए नाम का व्यक्ति रोजगार कर रहा है और बी रोजगार के लिए तलाश रहा है, तो ये जो बीच का जो क्षेत्र है उसे हम आंशिक बेरोजगारी कहते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहेंगे? जो भाई सब आवश्यकता से ज्यादा किसी क्षेत्र में श्रमिक लगे हों उसे हम प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत रखते हैं। ऑप्शन हमारा ए वाला यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। कुछ और भी बेरोजगारी होती है, आपको पता ही होगा, घर्षणकालीन बेरोजगारी होती है, अल्प रोजगार होती है ना, तो ये अलग अलग बेरोजगारी के स्तर होते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, LFPR से क्या अर्थ होता है। तो भाई साहब की बात कर रहा है कि LFPR का जो अर्थ होता है वो क्या होता है। श्रम बल भागीदारी दर को हम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को हम LFPR कहते हैं। बहुत छोटा क्वेश्चन है, इसको ऐसे याद कर लो। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। विचार करना है, खुले बाजार परिचालन का तात्पर्य, जो ओपन ऑपरेशन मार्केट्स होते हैं उनका तात्पर्य क्या होता है। खुले बाजार में सरकार के द्वारा किए गए बॉन्ड की खरीद और बिक्री से संबंधित होता है। तो ऑप्शन कहेंगे पहला वाला सही है, ओपन मार्केट ऑपरेशन से संबंधित है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा तरलता की स्थिति को संतुलित करने हेतु प्रयुक्त मात्रक उपकरणों में से एक है। तो हम कहेंगे ये भी ठीक है कि आरबीआई क्या करती है, लिक्विडिटी कंडीशंस यहाँ पर बनाए रखती है। तो दोनों ऑप्शन सही है, तो हमारा बी रहेगा। एक और दो दोनों ऑप्शन हमारे यहाँ पर आपके सही हैं। नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट बात करने से पहले हमारा आपके लिए अपडेट है कि हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम यूपीएससी नट है, और इस ऐप पर यूपीएससी नट है, और इस ऐप पर हमारे मल्टीपल्स कोर्सेज चल रहे हैं। जैसे आपकी टेस्ट ऑनलाइन माध्यम से आप दे सकते हो, जिसमें क्वेश्चन लगाने के बाद आपको एक्सप्लेन भी मिलता है और एक्सप्लेन के साथ साथ की पॉइंट भी मिलते हैं जो कि आप नोट डाउन भी कर सकते हो। दूसरी चीज, हमारा एग्जाम बूस्टर सीरीज नाम से हमारा एक यहाँ पर कोर्स लॉन्च किया है मैंने, जो कि आपकी 90 क्लासेस रहने वाली हैं, और 90 से ज्यादा क्लासेस आपकी करंट अफेयर्स, यूपी जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस यहाँ पर सारे सम्मिलित होगा। और ये 30 दिनों में का केवल कोर्स है, एक तरीके से रैपिड कोर्स है, और 30 दिनों में आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो लास्ट टाइम में इसलिए सारी चीज अपडेटेड मिल जाएगी, सारी चीजों से आप रूबरू हो जाएंगे, और करंट अफेयर से आप लोग पूरा कंप्लीट यहाँ पर करा दी जाएगा। तो अभी जाइएगा, ऐप को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्ले स्टोर से सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हो। कोई समस्या आए तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। क्वेश्चन की बात करेंगे, कौन से मौद्रिक नीति के साधन है। तो इनमें से पूछ रहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी के कौन कौन से साधन होते हैं। तो हम अगर बात करें मौद्रिक नीति के, रेपो दर करेक्ट है, बैंक रेट ये भी ठीक है, सीमांत स्थायी सुविधा दर ये भी शामिल होता है, बाजार स्थिरीकरण योजना। तो चारों ही हम कहेंगे आपकी मौद्रिक नीति के तहत आते हैं, किसे, मॉनेटरी पॉलिसी के तहत आते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो विचार करना है कौन सा ऑप्शन सही है। जौ और मटर खरीफ फसलों के उदाहरण है। जौ और मटर खरीफ फसलों के उदाहरण है क्या, तो भाई जौ और जो मटर है आपके रबी फसलों के उदाहरण है, ना कि खरीफ फसलों के उदाहरण है। उड़द और सोयाबीन रबी फसलों के उदाहरण है, तो यहाँ पर आपकी खरीफ आना चाहिए। आपकी उड़द और सोयाबीन की बात किया है तो खरीफ फसलों की उदाहरण है। तो रबी और खरीफ ये आपके सही थे, पहले गलत लिखा हुआ है, तो ना तो पहला सही है ना ही ऑप्शन हमारा यहाँ पर दूसरा वाला सही है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, अभिकथन और कारण है, इनमें से कौन सा अभिकथन कारण सही है उसकी बात करेंगे। रबर एक भूमध्य रेखीय फसल है। क्या है, रबर जो होता है वो भूमध्य रेखा की फसल है, भूमध्य रेखा पर इक्वेटोरियल पर किया जाता है, करेक्ट है। कारण है कि यहाँ पर नम एवं आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, और वार्षिक वर्षा जो होती है 200 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर मिल जाती है। तो हम कहेंगे दोनों ही ऑप्शन सही है, तो ए वाला रहेगा, ए आर दोनों सही है, और सही दोनों की व्याख्या भी कर रहा है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, स्वाश्रयी महिला सेवा संघ, सेवा शॉर्टकट में कहते हैं, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। स्वाश्रयी महिला सेवा संघ, सेवा की स्थापना की बात करें किसके द्वारा की गई, इला भट्ट के द्वारा की गई। किसके, इला भट्ट के द्वारा स्वाश्रयी महिला सेवा संघ की स्थापना को किया गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हाल ही में लॉन्च किए गए अंतर्दृष्टि पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो हाल ही में लॉन्च किया गया अंतर्दृष्टि पहल, इसका उद्देश्य क्या है, तो हम कहेंगे दृष्टि संपन्न व्यक्तियों को दृष्टि दोष का अनुभव प्रदान करना। क्या करते हैं, दृष्टि संपन्न व्यक्तियों को दृष्टि दोष का अनुभव प्रदान करने को हम अंतर्दृष्टि के पहल के अंतर्गत जो है इसको रखते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य अनुसूचित जातियों का उपवर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य है। तो भारत के कौन से राज्य जहां पर एससी के लिए उपवर्गीकरण मतलब कि सब कैटेगराइजेशन उन्होंने किया हुआ है, और लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तेलंगाना राज्य। कौन सा, तेलंगाना राज्य को हम अनुसूचित जातियों का उपवर्गीकरण करने वाला पहला राज्य यहां पर हम बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के शुभंकर का आधिकारिक नाम क्या है। तो बिहार में आयोजन होना है खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का, इसका शुभंकर का नाम क्या है, तो हम कहेंगे गज सिंह नाम है। अब नेट पे थोड़ा डाल लेना, गज सिंह कैसा दिखता है आपको, वो आपको याद बना रहेगा, है ना, बना रहेगा। 27 से अधिक खेल यहाँ पर खेले जाएंगे, और एक डेमो भी खेल यहाँ पर खेला जाएगा। और अब बिहार में होगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर कौन होगा, गज सिंह होगा, आपको ध्यान रखना है कौन होगा, गज सिंह होगा, जिसमें हाथी एवं शेर का दोनों का मिश्रण रूप होता है, हाथी और शेर का दोनों का मिश्रण रूप होता है, जिसे हम गज सिंह कहते हैं। नेक्स्ट आता है पंचायत उन्नति सूचकांक, कौन सा है, पंचायत उन्नति सूचकांक का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। पंचायत उन्नति सूचकांक का प्राथमिक उद्देश्य की बात कर रहा है, एसडीजी से जुड़े सामाजिक आर्थिक संकेतकों का उपयोग करके ग्रामीण
ग्राम पंचायतों की प्रगति का आकलन करने को हम पंचायत उन्नति सूचकांक के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है, भारत में 2.16 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए इसको किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वित्तीय वर्ष 24-25 के दौरान कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश है? तो वित्तीय वर्ष 24-25 के दौरान भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक देश पूछा जाए कौन सा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। कौन सा है? यूएसए सबसे बड़ा साझेदार देश के रूप में अभी जाना जा रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे, किस भारतीय कंपनी को भारतीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2024 में पेटेंट फाइलिंग अनुदान वाणिज्यीकरण हेतु शीर्ष भारतीय एमएसएमई के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? तो ऐसी कौन सी कंपनी है इसको आपके किसके लिए, आपकी राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार के लिए पेटेंट फाइलिंग अनुदान वाणिज्यीकरण के लिए एमएसएमई के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? तो हम कहेंगे पश्चिम बंगाल केमिकल इंडस्ट्री लिमिटेड को, इसको पश्चिम बंगाल केमिकल इंडस्ट्री लिमिटेड को जो है आपको मान्यता दी गई है। देखो आप लोग अभी तक चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की वीडियो हमारे चैनल पे लगातार मिलती रहती है और आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा ये चैनल महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आपका एग्जाम तक ये बराबर आपके साथ होगा और बराबर आपके लिए टेस्ट सीरीज करंट अफेयर्स चीजें उपलब्ध करवाता रहेगा। क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत की समृद्धि एवं विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए हाल ही में किसे प्रतिष्ठित लता दीनानाथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है हाल ही में समृद्धि और विकास के लिए किसे दिया गया है? तो कुमार मंगलम बिड़ला को भी हाल ही में सम्मानित जो है किया गया है। किस प्रसिद्ध विद्वान को उनकी पुस्तक स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए सरस्वती सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है? तो किसकी विद्वान, ऐसे कौन से विद्वान है? तो हम कहेंगे जो विद्वान का नाम है साधु भद्रदेश दास। क्या है? साधु भद्रदेश दास है और उनकी पुस्तक स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए सरस्वती सम्मान जो भी हाल ही में इनको दिया गया है। और कौन देता है? तो सरस्वती सम्मान ये आपके के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा जो है दिया जाता है और 1991 से लगातार दिया जा रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे, विश्व यकृत दिवस 2025 का विषय क्या है? तो वर्ल्ड लीवर डे की बात कर रहा है कि क्या विषय रहा है 2025 का? तो रहा है आहार ही औषधि है। क्या है? आहार ही औषधि है, फूड इज मेडिसिन, आहार ही औषधि है, वर्ल्ड लीवर डे के विषय रहा है, ध्यान रखना है। भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष पूछ रहा है भारत के कौन है? न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी है। कौन है? न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी भारत के 23वें आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं, आपको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, किस पुलिस विभाग के अन्वेषण अभियोजन और दोष सिद्धि पोर्टल ने पुलिस और सुरक्षा श्रेणी के अंतर्गत स्कोच पुरस्कार 2024 को जीता है? तो अन्वेषण इन्वेस्टिगेशन है ना, यहाँ पर अभियोजन दोष सिद्धि पोर्टल ने पुलिस और सुरक्षा श्रेणी में स्कोच पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया है? तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने जीता है। किसने? उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा ये पुरस्कार जीता गया है। कैसे? तकनीकी सेवा इकाई जो विकसित की है, जिसमें अपराध, पॉक्सो, लगन, बलात्कार जैसे गंभीर अपराध थे उनको रियल टाइम की निगरानी सुविधा प्रदान की गई, इसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस को ये पुरस्कार जो है दिया गया है। एल मोसारस शब्द किससे संबंधित है? एल मोसारस शब्द की बात करें कैसे संबंधित है? तो क्रिटेशियस कल्प का लंबी गर्दन वाला विशालकाय सारोपोड होता है, उसे हम एल्मोसॉरस शब्द से जानते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, किस देश ने विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन निर्मित किया है? तो कौन से देश के द्वारा विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया गया है? तो ऑप्शन यहाँ पर रहेगा 3D प्रिंटेड किसने बनाया है? तो हम कहेंगे जापान देश के द्वारा लकड़ी का बनाया गया 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन, आपका रेलवे स्टेशन जो है, सॉरी उन्होंने सैटेलाइट बनाया था, सॉरी, विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन जापान के द्वारा बनाया गया है, 3D प्रिंटेड से बनाया गया है इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सिंचाई क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से हाल ही में उद्घाटित रोहिन बैराज परियोजना किस जिले से स्थित है? रोहिन बैराज परियोजना जो है किस जिले से संबंधित है? हम कहेंगे महाराजगंज जिले से संबंधित है। अब ये कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की है, वहां की आपकी रोहिन बैराज परियोजना संबंधित है और यह इस बैराज की लघु नहर निकाली गई है रामनगर, नकटोजी, वटजागर, सिसवा और बुलिया। तो यहाँ से 5 नहर जो है और निकाली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, किस राज्य ने नीलगिरी तहर गणना 2025 की आयोजित किया है? तो नीलगिरी तहर की गणना की बात कर रहा है किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? केरल एवं तमिलनाडु राज्य के द्वारा शुरुआत की गई है। विश्व क्वांटम दिवस के अवसर पर क्यूपिन AI द्वारा लॉन्च किए गए शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो विश्व क्वांटम दिवस के अवसर पर क्यूपिन AI के द्वारा लॉन्च किए गए शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटर का नाम पूछ रहे क्या है? तो हम बोलेंगे क्या नाम है? हम कहेंगे क्यूपिन AI इंडस नाम है। क्या है? क्यूपिन AI इंडस नाम है, ये आपको ध्यान रखना है और ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में आ जाए।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किन दो देशों ने संयुक्त रूप से अफ्रीका भारत महत्वपूर्ण समुद्री सहभागिता 2025 की मेजबानी की है? दो देश हैं, अफ्रीका और भारत हैं, इन दोनों देशों के द्वारा समुद्री सहभागिता 2025 की मेजबानी की गई है। भारत एवं तंजानिया ने की है। किसने? भारत एवं तंजानिया ने किया है। तंजानिया अफ्रीका का देश है और भारत ने समुद्री सहभागिता 2025 की मेजबानी की गई थी। दुलारी कन्या योजना के संबंध पर विचार कीजिए, कौन सा ऑप्शन सही है? तो दुलारी कन्या योजना के बारे में विचार करना है, कौन सा ऑप्शन सही है? इस योजना मूल रूप से अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा बालिकाओं के कल्याण एवं सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए 2016 में शुरुआत की गई थी। करेक्ट है। इस योजना के तहत हाल ही में किए गए संशोधनों के अनुसार बालिका के जन्म पर सावधि जमा के रूप में प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता को 20,000 से बढ़ाकर 30,000 जो है कर दिया गया है। तो दोनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन रहेगा 1 और 2 दोनों सही है। दुलारी कन्या जो योजना है अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, इतना आपको जरूर याद रखना होगा। ठीक है, इतना याद रखना होगा। 15 अगस्त 2016 को इसकी शुरुआत की गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने डॉल्फिन सफारी स्थापित करने के लिए किस जिले का निर्धारण किया है? तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है डॉल्फिन सफारी स्थापित कर रही है और ये जो सफारी है आपकी किस जिले में? तो वाराणसी जिले में जो स्थापित करने के लिए, यहाँ पर गंगा डॉल्फिन की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है, इसीलिए वाराणसी को ही डॉल्फिन सफारी स्थापित करने की योजना बनाई है। और इसका क्या रखा जाएगा? डॉल्फिन मित्र के रूप में इसको जाना जाएगा। ठीक है, जन जागरूकता बढ़ सके। किस देश ने अंतर संसदीय संघ IPU की 150वीं सभा की मेजबानी की है? तो ऐसा कौन सा देश है जिसने अंतर संसदीय संघ की 150वीं सभा की मेजबानी की है? उज्बेकिस्तान के द्वारा की गई है। किसके? उज्बेकिस्तान के द्वारा की गई है और यह उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में की गई है। कहां पर? उज्बेकिस्तान राजधानी ताशकंद में की गई है। और यहाँ पर कुछ और भी देशों ने भाग लिया था, आप सभी को पता होगा। 15 सहयोगी देश थे इसमें। अब 15 के 15 आप लोग थोड़ा देख लेना नेट से। निम्नलिखित में से किस भारतीय मुक्केबाज ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है? तो भारतीय मुक्केबाज हैं, इन्होंने वर्ल्ड बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता हुआ है 2025 का। किसने जीता है? तो हितेश गुलिया के द्वारा वर्ल्ड बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल इन्होंने हासिल किया हुआ है। नेक्स्ट आता है कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत प्रमाणित 3 म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला भारत का पहला निगम निगम कौन सा है? तो भारत का पहला निगम गाजियाबाद है, जिसके द्वारा ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड को जारी किया गया था। अब देखो 40 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आने थे, तो अब ये 4 क्वेश्चन चल रहे हैं करंट अफेयर्स के। इसके बाद फिर से हमारे इकोनॉमी के क्वेश्चन आएंगे, तो थोड़ा सा आप धैर्य के साथ क्वेश्चनों को भी देखो, क्योंकि एग्जाम में तो करंट अफेयर्स भी आती है, ऐसा तो है नहीं करंट अफेयर्स नहीं आती है, तो ये इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश सरकार क्या शुरू की गई? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई रेशम सखी योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो रेशम सखी योजना का प्राथमिक उद्देश्य पूछा क्या है? रेशम उत्पादन के माध्यम से जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको सशक्त बनाना रेशम सखी योजना के तहत उद्देश्य है। वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन क्या है? वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? तो विचार करें अगर हम, सही ऑप्शन कौन सा है यहाँ पर? तो यह सम्मेलन एक वैश्विक मंच है जो कि अंतरिक्ष अन्वेषण में तकनीकी कार्यक्रम संबंधी और नीतिगत ज्ञान को जो है साझा करने को बढ़ावा देता है। तो आपका करेक्ट है। दूसरा है, इसका आयोजन बर्लिन में किया गया। तो इसका आयोजन बर्लिन में नहीं किया गया था। कहां पर किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था। ध्यान रखिएगा, इसका जो आयोजन है नई दिल्ली में किया गया था। दूसरा वाला गलत है। इसका विषय था नई दुनिया तक पहुंचना, अंतरिक्ष अन्वेषण पुनर्जागरण। तो हम कहेंगे पहला और तीसरा इसमें सही है, तो सी वाला हो जाएगा। दूसरा वाला गलत था, तो आपको हमने बता दिया है। नेक्स्ट बात करेंगे ऑपरेशन है, और इनमें से कौन सा सही नहीं है? कुछ ऑपरेशन है सही नहीं, जैसे ऑपरेशन मेघदूत की शुरुआत की बात कब की गई? 1984 में की गई, करेक्ट लिखा है। ऑपरेशन विजय की बात कब की गई? 1999 की गई, ये भी सही है। ऑपरेशन बंदर की बात है, ऑपरेशन बंदर 1971 संबंधित नहीं है, ऑपरेशन बंदर 2019 से संबंधित है, तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत था। ऑपरेशन सिंदूर आपका 2025 में हुआ, ये तो आपका करेक्ट ही है। तो ऑपरेशन कौन से कब हुए तो बताना था, तो इसमें ऑपरेशन बंदर 2019 से संबंधित है। भारतीय वायुसेना के द्वारा किया गया बालाकोट स्ट्राइक का कोड नेम था ये, तो ऑपरेशन बंदर। निम्नलिखित में से यहाँ पर बात कर रहे हैं हथियार हैं और मूल देश है, कौन सा हथियार किस देश से संबंधित है और यहाँ पर कौन सा सही है? शोंगर की बात किया तो तुर्की देश का है, हारोप की बात किया तो इजराइल का है, S400 ट्राइब्स की बात किया तो रूस का है, और हैमर की बात किया है, हैमर की अगर हम बात करें तो आपका ये फ्रांस का है। ऑप्शन हमारा पहला वाला रहेगा, ए का पहला, बी का दूसरा, बी का चौथा, सी का तीसरा और डी का दूसरा ऑप्शन यहाँ पर जो है आपके हथियार है और कौन से देश से संबंधित है इसकी यहाँ पर बात की गई है। नेक्स्ट आता है ब्रह्मोस मिसाइल के संबंध में विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? तो ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में बता रहा है कौन सा सही है।
ब्रह्मोस जो है एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है नहीं, ब्रह्मोस जो है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। कैसी है? सुपरसोनिक जो है क्रूज मिसाइल है। तो ऑप्शन पहला वाला गलत है। दूसरा है इसका निर्माण जो है भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। इसे फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पर काम करता है, फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पर कार्य करता है, तो हम कहेंगे ये भी सही है। तो ऑप्शन आपका दूसरा और तीसरा सही है, जबकि पहला वाला ऑप्शन जो है गलत है। फॉरगेट एंड फॉरगेट मतलब क्या होता है? दागो और भूल जाओ। एक बार इसको छोड़ दिया फिर दोबारा इसको कुछ भी नहीं कर सकते हो, फिर अपने टारगेट पर ही जाती है ये। नेक्स्ट है मई 2025 में भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है भारत के द्वारा किस देश के साथ किए गए हैं? तो भारत ने भी हाल ही में यूनाइटेड किंगडम मतलब कि ब्रिटेन के साथ जो है मुक्त व्यापार समझौते पर अभी हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट आता है कि कार्बन सीमा समायोजन तंत्र CBAM के संबंध में कौन सा कथन सही है? कार्बन सीमा समायोजन के बारे में बात कर रहा है, ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही है? तो कार्बन रिसाव को रोकने के लिए आयातित वस्तुओं पर उनके कार्बन फुटप्रिंट के आधार पर कर लगाया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है? कार्बन जो रिसाव होता है उसको रोका जा सके और आयात जो वस्तुएं होती हैं उनके कार्बन फुटप्रिंट पर टैक्स लगाने को हम कार्बन सीमा समायोजन तंत्र के तहत जो है हम रखते हैं। तो वैश्विक जलवायु वार्ताओं पर यह संबंधित एक तरीके से। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। चैनल को एक बार जोरदार तरीके से सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर देना। आपको एक हाइप वाला ऑप्शन आता है, हाइप भी आप लोग को दे दिया करिएगा। क्वेश्चन है कमला चावल किस्म के संबंध में कौन सा कथन सही है? अब इसका अगर वैज्ञानिक नाम किया जाए तो IET 32072 है, कमला चावल की किस्म है और इसके बारे में कौन सा ऑप्शन सही है? तो बात करें कमला एक जीनोम संपादित चावल की किस्म है जिसे क्रिस्पर केस प्रौद्योगिकी का उपयोग करके विकसित किया गया है, करेक्ट है। दूसरा है इसे भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है, ये भी सही है। यह सूखा और लवण सहिष्णु और बहुत ही बेहतर उपज देती है, तो अब ये ठीक है। तो इसमें सूखे को भी उपाया जा सकता है और सूखे में बेहतर उपज भी प्रदान कर सकती है। भारतीय चावल अनुसंधान के द्वारा विकसित किया गया है जिसे क्रिस्पर केस प्रौद्योगिकी पर उपयोग को विकसित किया गया है। तो ऑप्शन रहेगा डी वाला 1 2 3 ऑप्शन, तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं। पोलियो XIV के संबंध में विचार करें कौन सा ऑप्शन सही है? पोलियो की बात की जाए XIV के संबंध में सॉरी वह पॉप चुने जाने वाले पहले अमेरिकी हैं। कैसे हैं? पहले अमेरिकी हैं, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है 267वें नंबर के पॉप हैं, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन सी वाला रहेगा। एक और दो दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही हैं, ध्यान रखिएगा दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही हैं आपके। नेक्स्ट आता है परमाणु अप्रसार संधि NPT क्या है? NPT परमाणु अप्रसार संधि के बारे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट है? NPT का उद्देश्य परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा कैसे देना होगा? गलत है ना, गलत है। दूसरा है इस संधि पर वर्ष 1968 में हस्ताक्षर किए गए और 2000 और 1970 में से लागू किया गया। तो 1968 में इस पर हस्ताक्षर किए गए, 1970 को इसे लागू कर दिया गया, तो हम कहेंगे बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है यह केवल उन्हीं देशों को परमाणु हथियार संपन्न राज्य के रूप में मान्यता देता है जिन्होंने 1 जनवरी 1967 से पहले परमाणु हथियारों का परीक्षण जो है कर लिया था, तो हम कहेंगे ये भी सही है। तो जो संधि में बातें की गई हैं तो आपकी दोनों बातें सही हैं, दूसरा और तीसरा सही रहेगा, पहला वाला ऑप्शन जो है गलत है, ध्यान रखिएगा। मोस्ट फेवरेट नेशन क्या है? मोस्ट फेवरेट नेशन शब्द जो है किस अंतरराष्ट्रीय संगठन से जुड़ा है? तो मोस्ट फेवरेट नेशन जो शब्द है आपका विश्व व्यापार संगठन से जुड़ा है, किससे? WTO से जुड़ा हुआ है। किस निकाय ने हाल ही में दिल्ली NCR और उसके आसपास के क्षेत्रों में पराली जलाने पर अंकुश लगाने के लिए पराली सुरक्षा बल गठन का निर्देश दिया हुआ है? तो पराली जलाने पर अंकुश लगाने के लिए पराली सुरक्षा बल का निर्देश दिया है दिल्ली NCR और उसके आसपास के क्षेत्रों में। यह जो है किसने निर्देश दिया है? तो ऑप्शन रहेगा वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के द्वारा। किसके? वायु गुणवत्ता एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के द्वारा यहाँ पर जो है गठन के निर्देश दिए गए हैं। नेक्स्ट आता है न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई जिन्होंने मई 2025 में पदभार संभाला है, वह कौन कितने नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो न्यायमूर्ति गवई के बारे में कह रहा है भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश इन्होंने पदभार को संभाला हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। लेखिका बानू मुश्ताक हैं, उनको उनके कार्य के लिए 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। तो किस कार्य के लिए दिया गया है? तो लेखिका जो बानू मुश्ताक हैं इन्होंने हार्ट लैम्प के दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। क्या इसके लिए
हार्ट लैम्प की लेखा है और ये कन्नड़ लेखिका है। क्या है? कौन? कन्नड़ ये लेखिका है और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वैश्विक महामारी संधि के बारे में विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? वैश्विक महामारी संधि के बारे में विचार करना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन सदस्यों के द्वारा अपनाया गया एक कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता है। करेक्ट है। यह महामारी के दौरान दवाओं, टीकों, निदान तक समान पहुंच को बढ़ावा देता है। ये भी सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है, तो हम कहेंगे ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन डी वाला रहेगा। 1, 2, तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं और ये अंतरराष्ट्रीय संधि एक तरीके से और वैश्विक महामारी संधि के रूप में इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 16वीं शेर गणना के अनुसार, कौन सी है? 16वीं शेर गणना के अनुसार भारत में एशियाई शेरों की कुल संख्या कितनी है? तो गुजरात में बात की जाए एशियाई शेरों की संख्या 16वीं शेर गणना के अनुसार कितनी है, तो हम बोलेंगे 891। कितना? 891 आपके शेर हैं, वहां पर है, गुजरात राज्य में है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? विचार करते हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की कृषि निर्यातों में विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है। क्या ये सही है? हम कहेंगे बिल्कुल करेक्ट है। विगत वर्ष की तुलना में भारतीय कृषि निर्यातों में जो निर्यात किए जाते हैं, दूसरे देश पहुंचाए जाते हैं, उसमें वृद्धि की गई है। चावल शीर्ष कृषि निर्यात वस्तु है। चावल सबसे ज्यादा निर्यात करने वाली वस्तु बनी है। ऑप्शन कहेंगे हम सी वाला रहेगा। 1 और 2 दोनों ऑप्शन यहाँ पर हमारे करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। किस दिन को विश्व ग्लेशियर दिवस के रूप में घोषित किया गया है? तो किस दिन को विश्व ग्लेशियर दिवस के रूप में घोषित किया गया है? तो हमारा ऑप्शन रहेगा 21 मार्च। 21 मार्च को संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण के रूप में इसको घोषित जो है किया हुआ है। निम्नलिखित में से योजनाओं को एक कार्यक्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो नीचे दिए गए कोट का उत्तर दीजिए। तो बहुत सारी योजनाएं हैं, उनको कार्यक्रम में व्यवस्थित करना है। पहली रहेगी राष्ट्रीय बांस मिशन। राष्ट्रीय बांस मिशन की बात की जाए तो 2006-7 में इसकी जो है शुरुआत की गई थी। फिर आपकी रहेगी परंपरागत कृषि विकास योजना। परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत 2015 से की गई थी। फिर रहेगी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसकी शुरुआत 2016 में की गई थी। और अंतिम में आपकी रहेगी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसकी शुरुआत 2019 में की गई थी। ऑप्शन हमारा ए वाला जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए योजना का नाम है और प्रमोशन की तिथि है। कौन सी योजना कब शुरुआत की गई थी? जैसे मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की बात करें 2015 में शुरुआत की गई। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की बात की जाए 2007 में शुरू की गई। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की जाए, इसकी शुरुआत 2020 में की गई। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की बात की जाए, इसकी शुरुआत 2019 में की गई। तो हम बोलेंगे सारी योजनाएं जिस तिथि को लागू की गई, सारी योजनाएं सही हैं। ऑप्शन यहाँ पर जो है ए वाला करेक्ट रहेगा। ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का ऑप्शन चौथा सही है। देखो इकोनॉमी के क्वेश्चन और आपके करंट अफेयर्स क्वेश्चन सम्मिलित रूप होता है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते हो, ध्यान रखा करो। निम्नलिखित में से कौन सा घटक उड़ान योजना का हिस्सा है? उड़ान योजना का इसमें कौन कौन से शब्दों को या कौन कौन से ऑप्शन को शामिल किया गया है? व्यवहार्यता, अंतर वित्त पोषण करेक्ट है। हवाई किराया सीमा, ये भी सही है। राज्य सरकारों से सब्सिडी वाली आवश्यक सेवाएं, ये भी सही है। सभी हवाई अड्डों पर विमानन टरबाइन ईंधन का शून्य नहीं, ये इसमें शामिल नहीं है। जबकि इसमें हवाई व्यवहार वित्त पोषण, हवाई किराया सीमा, राज्य सरकारों से सब्सिडी वाली आवश्यक सेवाएं शामिल है उड़ान योजना के अंतर्गत। ऑप्शन हमारा ए वाला सही रहेगा। 1, 2, 3 ऑप्शन यहाँ पर सही है। और उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना का उद्देश्य था। क्या था? उड़े देश का आम नागरिक उद्देश्य था। एकीकृत पेंशन योजना कौन सी है? यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? एकीकृत पेंशन योजना के बारे में कह रहा है कि ऑप्शन कौन सा यहाँ पर सही है? यह उन कर्मचारियों को औसत मूल्य वेतन का 50% वेतन की गारंटी देता है जिन्होंने कम से कम 25 वर्षों तक सेवा दी हो। यह उन कर्मचारियों का जो उनका मूल वेतन होगा उसका 50% वेतन गारंटी के रूप में उनको पेंशन मिलेगी जिन्होंने कम से कम सरकारी 25 वर्षों तक इन्होंने सेवा दी है। करेक्ट लिखा है। इसमें 10 वर्षों की सेवा के बाद प्रति 10,000 रुपए की एक न्यूनतम निश्चित पेंशन का प्रावधान जो है किया गया है। बिल्कुल ठीक है। 10 साल सेवा दे दी है तो 10,000 रुपए तो आपको हर माह मिलेंगे पेंशन के रूप में, ये भी करेक्ट है। सभी राज्य सरकारी कर्मचारियों को यूपीएस अनिवार्य बनाया गया नहीं, अनिवार्य इसमें नहीं है, ये आपकी स्वैच्छिक विकल्प है। अभी स्वैच्छिक विकल्प है, तो पहला और दूसरा सही है। राज्य सरकारों के लिए ये ऐच्छिक विकल्प है, अनिवार्य जो है नहीं बनाया गया है। स्वतंत्रता रखी गई है, उनको अगर अपनाना है तो अपना सकते हैं, नहीं अपनाना है तो नहीं अपना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है श्री यश योजना की प्राथमिक उद्देश्य क्या है? श्री यश योजना का प्राथमिक उद्देश्य पूछ रहा है क्या है? उच्च शिक्षा के लिए जो मेधावी अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य अति पिछड़ा वर्ग छात्रों की कोचिंग, फेलोशिप और छात्रवृत्ति प्रदान करना श्री यश योजना का उद्देश्य जो है रखा गया है। अब इसमें एससी के, इसमें ओबीसी के और इसमें ईबीसी के, इन तीनों को इसमें शामिल किया जाता है।
नेक्स्ट आता है जल जीवन मिशन की मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जल जीवन मिशन का मुख्य उद्देश्य इसमें कौन कौन सा शामिल किया गया है, प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन को उपलब्ध करवाना, करेक्ट है। दूसरा है स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों से सार्वजनिक संस्थाओं में नल कनेक्शन को सुनिश्चित करना, ये भी सही है। स्वैच्छिक योगदान के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना, ये भी सही है। जल आपूर्ति प्रणालियों की स्थायित्व सुनिश्चित करना और जल क्षेत्र में मानव संसाधन को सशक्त बनाना। तो चारों ऑप्शन हमारे जल जीवन मिशन के उद्देश्यों को पूर्ण कर रहे हैं। ऑप्शन डी वाला यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। पीएम ई ड्राइव योजना के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। पीएम ई ड्राइव योजना के बारे में विचार करना है। इसका उद्देश्य जो है 2 वर्षों में 10,900 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रव्यय के साथ भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देना है, करेक्ट है। दूसरा है यह योजना हाइब्रिड एवं इलेक्ट्रिक वाहनों के तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण के लिए योजना का बनाने का कार्य कर रही है, ये भी सही है। यह योजना राज्य सरकारों को प्रत्यक्ष रूप से कोई सब्सिडी प्रदान नहीं करती है, तो राज्य सरकार को कोई सब्सिडी नहीं देती है, तो तीनों ही सही है। ऑप्शन रहेगा डी वाला, 1, 2, 3 ऑप्शन हमारे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारत की वायु E3 नीति का मुख्य विषय है। तो वायु E3 नीति जो है इसमें कौन कौन से घटक जो है शामिल किए गए हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर शामिल करने की, जैव आधारित रसायन एंजाइम शामिल किया गया है, कार्यात्मक खाद्य पदार्थ स्मार्ट प्रोटीन शामिल किया गया है, जलवायु समस्थनीशील कृषि ये भी शामिल किया गया है, कार्बन का संलयन उपभोग ये भी शामिल किया गया है, भविष्योन्मुखी समुद्री और अंतरिक्ष अनुसंधान ये भी शामिल किया गया है। तो पांचों इसमें शामिल है वायु E3 नीति के मुख्य विषय में। ऑप्शन रहेगा डी वाला, 1, 2, 3, 4, 5 इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कौन सा युग्म यहाँ पर सही नहीं है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन गलत है। मुद्रा योजना 20 लाख रुपए तक का ऋण कवर प्रदान करती है, करेक्ट लिखा है। आयुष्मान भारत योजना 70 वर्ष से ऊपर के सभी वरिष्ठ नागरिकों को इसमें आपका आयुष्मान योजना के तहत रखा गया, ये भी सही क्या है। सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत क्या है। तो सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत नोडल मंत्रालय विद्युत मंत्रालय नहीं, इसका जो मंत्रालय है नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय करता है। कौन करता है, नवीन एवं नवीनकरणीय योजना मंत्रालय के तहत जो है आता है। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत आता है, ऊर्जा मंत्रालय के तहत जो है आता है। तो ऑप्शन यहाँ पर जो है सी वाला गलत है। विश्वकर्मा योजना 2023 में शुरू हुई थी, ये भी आपका ऑप्शन जो है करेक्ट है। तो यहाँ पर सी वाला जो है आपका गलत था, बाकी ऑप्शन सही थे। पीएम जनमन योजना के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। पीएम जनमन योजना के बारे में विचार करना है, कौन सा ऑप्शन सही है। यह योजना जो है दूरस्थ एवं वनवासी क्षेत्रों में रहने वाले 75 विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों को लक्षित जो है करती है। क्या ये सही है, हम कहेंगे बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है यह योजना आवास, स्वास्थ्य, जल, शिक्षा, सड़क, विद्युतीकरण सहित 11 महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों पर केंद्रित है, तो हम कहेंगे ये भी करेक्ट है। इसका क्रियान्वयन समन्वय जो है बिना एकल मंत्रालय के माध्यम से किया जाता है, तो इसका भाई सब गलत है। यह बहुक्षेत्रीय पहल है। कैसी है, यह जो पहल है बहुक्षेत्रीय पहल है, तो ये तो ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, बहुक्षेत्रीय पहल है। और इसमें 9 मंत्रालय के द्वारा इसको किया जाता है, तो विभिन्न मंत्रालय अलग अलग मंत्रालय जो इसमें कार्य करते हैं, तो ये वाला गलत है। केवल पहला और दूसरा ही ऑप्शन इसमें आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन पूंजी प्राप्तियों के घटक है। पूंजी प्राप्तियों के इनमें से कौन कौन से घटक शामिल किए जाते हैं। सरकार के द्वारा जुटाया गया बाजार ऋण शामिल किया जाता है, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों में विनिवेश आय ये भी शामिल किया जाता है, सरकार के द्वारा दिए गए ऋणों की वसूली ये भी शामिल किया जाता है। जीएसटी और आयकर इसमें जो है पूंजी प्राप्तियों में शामिल नहीं किया जाता है, तो 1, 2, 4 शामिल किए जाएंगे, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सकल घरेलू उत्पाद डिफेल्टर, जीडीपी डिफेल्टर शब्द जो है इसका क्या अर्थ होता है। तो जीडीपी डिफेल्टर के अर्थ की बात कर रहे हैं, क्या हो जाएगा। तो नाम मात्र और वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की तुलना कर अर्थव्यवस्था में समग्र मुद्रास्फीति स्तर का आकलन करने वाला जो मूल सूचकांक होता है उसे हम सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी डिफरेंटर के रूप में नियुक्त करते हैं, जिसमें जीडीपी मूल सूचकांक बराबर मतलब क्या होता है, नाम मात्र जीडीपी या वास्तविक जीडीपी इंटू 100, इसको इस फॉर्मूले से निकाला जाता है। अब कोई कोई चीजें क्या होती है, आपने जब नोट्स पढ़े हो ना तभी आपको चीजें याद आ पाती हैं, अब बिल्कुल नोट्स नहीं पढ़े हैं तो फिर मतलब ये मामला गंभीर हो जाता है। देखो, गरीबी के प्रकारों के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। गरीबी के प्रकारों के बारे में पूछा है, कौन सा ऑप्शन सही है। परिस्थिति जन्य गरीबी प्रायः प्राकृतिक आपदाओं जैसे आकस्मिक विपत्तियों के कारण उत्पन्न होती है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा है पीढ़ीगत गरीबी, उन परिवारों का अनुभव की जाती है जो कम से कम 2 पीढ़ियों से गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं, तो हम कहेंगे ये भी ठीक है। सापेक्ष गरीबी का तात्पर्य भोजन और आवास जैसी बुनियादी आवश्यकताओं की कमी से संबंधित है, तो भाई साहब ये तो गलत है। जो आपकी सापेक्ष गरीबी होती है वो यहाँ पर आपकी गलत है। सापेक्ष गरीबी उस स्थिति कहते हैं जो व्यक्ति की आय समाज की औसत आय की तुलना में बहुत कम हो। व्यक्ति की जो आय होती है समाज की जो आय है
समाज की जो आय है उससे बहुत कम है उसको हम सापेक्षिक गरीबी कहते हैं। तो ये ऑप्शन गलत लिखा था, पहला और दूसरा ही सही है, हम कहेंगे ए वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अर्थव्यवस्था में मनी मल्टीप्लायर से क्या तात्पर्य है? अर्थव्यवस्था में मनी मल्टीप्लायर से क्या तात्पर्य होता है? तो हम कहेंगे प्रत्येक 1 रुपए की आधार मुद्रा से बैंकों के द्वारा उत्पन्न की जाने वाली व्यापक मुद्रा राशि को मनी मल्टीप्लायर कहते हैं। जैसे मान लो अगर हम व्यापक मुद्रा का अर्थ क्या होता है? M3 होता है ना, आरक्षित मुद्रा का M0 होता है, लेकिन हम मनी मल्टीप्लायर का एक नॉर्मल अपनी भाषा में समझ रहे हैं। जैसे मान लो बैंक के पास अगर 10,000 रुपए हैं और बैंक 10,000 रुपए से एक है तो बैंक 10,000 रुपए से 10 लाख रुपए या फिर 1 लाख रुपए तक का ऋण दे दे, उसे मनी मल्टीप्लायर के रूप में संदर्भित कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने उस पर नोट कर सकते हो या रख सकते हो, है ना। नेक्स्ट आता है भारत की व्यापार नीति के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? भारत की व्यापार नीति के बारे में, तो यदि वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ती हैं तो भारत का जो चालू खाता है, जो करंट खाता है, उसको बढ़ने की संभावना रहती है। बिल्कुल सही बात है। जो भारत का CAD होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट जो होता है, भारत का बढ़ सकता है ना, अगर कच्चे तेल की कीमतें अचानक से बढ़ जाती हैं। स्वर्ण की अधिक आयात से भारत में व्यापार संतुलन सुधार होता है। भाई संतुलन सुधार कैसे हो जाएगा? ये भी गलत है, नहीं होगा ये। रुपए की अवमूल्यन से भारतीय निर्यात वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धा बन सकती है। अगर रुपए का अवमूल्यन हो जाता है तो सीधी सी बात है, जो भारतीय निर्यात है उस पर क्या वजह? कंपटीशन बढ़ सकता है ना, ग्लोबली कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो पहला और तीसरा सही है, जबकि दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में मुद्रास्फीति माप के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर जो है सही है? तो भारत में मुद्रास्फीति माप के बारे में विचार करना है, कौन सा ऑप्शन सही है? RBI जो होता है मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण करने के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI का उपयोग करता है। किसका? CPI का जो है उपयोग करता है, तो हम कहेंगे बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है थोक मूल्य सूचकांक में वस्तुएं एवं सेवाएं दोनों शामिल नहीं की जाती हैं, केवल वस्तुओं को शामिल किया जाता है। WPI थोक मूल्य सूचकांक में केवल और केवल वस्तुओं को शामिल किया जाता है थोक मूल्य में, और लेकिन अगर CPI में पूछा जाए तो दोनों वस्तुओं को शामिल किया जाएगा। तो दूसरा वाला ऑप्शन गलत है। मुख्य मुद्रास्फीति में खाद्यान्न ईंधन दोनों की कीमतें शामिल की जाती है। हाँ बिल्कुल करेक्ट है, जो आपकी मेन मुद्रास्फीति उसमें खाद्यान्न और ईंधन दोनों को शामिल किया जाएगा। पहला और तीसरा सही है, जबकि दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, केलकर समिति का गठन जो है सुधार करने के लिए किया गया था। किस चीज के सुधार करने के लिए किया गया था? तो केलकर जो समिति का गठन है आपकी सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल, सिर्फ PPP क्या है? PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के लिए केलकर समिति का जो गठन है किया गया था। तो केलकर समिति गठन की बात पूछी जाए कब किया गया था, कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ जाए, 2015-16 में किया गया था। कब? 2015-16 में केंद्रीय बजट में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, समष्टि अर्थव्यवस्था में विसंकुलन प्रभाव क्राउड आउट इफेक्ट का अर्थ क्या होता है? तो समष्टि अर्थव्यवस्था में विसंकुलन प्रभाव की बात कर रहा है, क्राउड आउट इफेक्ट क्या होता है? तो हम बोलेंगे सरकारी व्यय के कारण निजी क्षेत्र में निवेश की कमी को हम विसंकुलन प्रभाव के तौर पे रखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में तीव्र औद्योगिकीकरण बल दिया गया है? भारत में पंचवर्षीय योजना में तीव्र औद्योगिकीकरण मतलब कि बहुत ज्यादा रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पर बल दिया गया है। कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया है? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में तीव्र औद्योगिकीकरण पर जो है बल दिया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना की हम बात करें, टाइम पीरियड कब था? 1956 से 61 रहा है। PC महानलोविस से संबंधित, PC महानलोविस से संबंधित है, आपको ये भी ध्यान रखना है। भवनों का निर्माण किस आर्थिक क्षेत्र का उदाहरण है? भवनों का निर्माण द्वितीयक क्षेत्र का उदाहरण होता है। किसका? द्वितीयक क्षेत्र का भवनों का निर्माण जो है उदाहरण होता है। करेंसी स्वैप के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? करेंसी स्वैप के बारे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? करेंसी स्वैप अल्पकालिक सट्टा सौदे है जिनका मुख्य उद्देश्य विदेशी मुद्रा बाजार में लाभ कमाना है। तो यह का ऑप्शन गलत है। बाकी ऑप्शन करेंसी स्वैप निश्चित शर्तों के अधीन मुद्राओं के विनिमय के लिए केंद्रीय बैंकों और पक्षों के बीच दीर्घकालिक समझौता होता है, करेक्ट है। इसका उपयोग मुख्य रूप से विनिमय दर जोखिम को कम करने, द्विपक्षीय व्यापार का समर्थन करने के लिए किया गया, ये भी करेक्ट है। करेंसी स्वैप में एक मुद्रा में मूलधन और ब्याज भुगतान को दूसरी मुद्रा में विनिमय करना शामिल है, ये भी ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत था। किसी देश का भुगतान संतुलन, जो BOP की बात कर रहा है, किसकी? BOP की बात कर रहा है। किसी देश का भुगतान संतुलन का निम्नलिखित व्यवस्थित रिकॉर्ड है। तो किसी देश का अगर हम बात करें भुगतान संतुलन का व्यवस्थित रिकॉर्ड किसमें शामिल है? किसी निश्चित अवधि सामान्यतः 1 वर्ष के दौरान किसी देश के सभी आयात और निर्यात की लेन देन को हम भुगतान संतुलन के रूप में रखते हैं, जिसमें चालू पूंजी खाता और आपका वित्तीय खाता दोनों ही शामिल इसमें किए जाते हैं। परिवर्तनीय बॉन्ड के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? परिवर्तनीय बॉन्ड के बारे में, परिवर्तनीय जो बॉन्ड होते हैं आमतौर पर कम ब्याज दर पर प्रदान करते हैं क्योंकि वे बॉन्ड को इक्विटी में परिवर्तित करने का विकल्प प्रदान करते हैं, करेक्ट है। इक्विटी में रूपांतरण की क्षमता बॉन्ड धारक को मुद्रास्फीति और बढ़ती उपभोक्ता कीमतों
लाभों से लाभान्वित अनुमति देता है, ये ऑप्शन गलत है, केवल पहला ही ऑप्शन आपका उसमें बॉन्ड के बारे में सही है। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन द्वारा प्रस्तुत जीमा बीमा कवर कितना है? बात किया जा रहा है कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के द्वारा जो जीमा बीमा कवर है वो कितना है? ऑप्शन रहेगा 5 लाख का बीमा कवर जो है जमा बीमा कवर प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्रांति और उत्पादन है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति जो आपका हम बोलेंगे किससे है? पेट्रोलियम से, काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन संबंधित है। नीली क्रांति की बात की जाए तो नीली क्रांति जैसे ही ऑप्शन आ जाए तो मत्स्य उत्पादन संबंधित है। ब्राउन क्रांति की बात की जाए तो ब्राउन क्रांति आपकी गैर उत्पादन ऊर्जा संबंधित है। और गोल्डन फाइबर क्रांति जूट उत्पादन संबंधित है। ऑप्शन बी वाला यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? बी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर परियोजनाएं और महानदी पर है। कौन सी परियोजना किस नदी पर है? जैसे हम बात करें हीराकुंड परियोजना महानदी पर बनी है। हीराकुंड परियोजना कहां पर है? महानदी पर है। रिहंद परियोजना सोन नदी पर है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है। और दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर है। ऑप्शन यहाँ पर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? डी वाला करेक्ट हो जाएगा। चाय, कॉफी और रबर किस प्राकृतिक कृषि के उदाहरण है? चाय, कॉफी और रबर की बात कर रहा है, किस प्रकार की कृषि के उदाहरण है? हम बोलेंगे बागानी कृषि के उदाहरण। किसकी? बागानी कृषि के चाय, कॉफी, रबर जो है उदाहरण है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? तो विचार करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। जो नाम पोर्टल है सभी एपीएमसी संबंधित जानकारी एवं सेवाओं की एकल खिड़की सेवा जो है प्रदान करता है, करेक्ट है। राज्य सरकार प्रत्येक एपीएमसी बाजार में व्यापारियों के लिए अलग लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है। तो एकल खिड़की के रूप में जब ये संदर्भित कर रहा है तो अलग लाइसेंस कैसे आवश्यकता हो जाएगा? केवल पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की प्रकलन में उत्पादन लागत के प्रकारों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? तो एमएसपी के बारे में कह रहा है कि विचार करो, ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही है। चलिए विचार कर लेते हैं। A2 लागत में बीज, उर्वरक और कीटनाशकों में होने वाला जो खर्च है वो शामिल किया जाता है, करेक्ट है। A2 प्लस FL लागत में A2 लागत के साथ साथ अवेतने के पारिवारिक श्रम का भी आरोपित मूल्य भी शामिल किया जाता है। तो ऑप्शन रहेगा सी वाला, इसमें दोनों ही शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इनमें से कौन सा सही नहीं है उसको यहाँ पर हमें बात करना है। औद्योगिक क्रांति और मुख्य विशेषताएं कौन सा यहाँ पर गलत है? औद्योगिक नीति संकल्प 1948 की बात करें, भारत को मिश्रित अर्थव्यवस्था घोषित किया गया था, करेक्ट है। औद्योगिक नीति संकल्प 1956 भारी उद्योगों पर बल दिया गया था, ये भी करेक्ट है। औद्योगिक नीति 1969 की बात करें, कोर इंडस्ट्री शब्द प्रचलन में था, नहीं, कोर इंडस्ट्री शब्द जो है आपका 1973 में प्रचलन में था, ना कि आपका 1969 में। तो तीसरा वाला गलत है। औद्योगिक नीति 1977 की बात की जाए, ग्रामोद्योग पर ध्यान, ग्रामीण जो उद्योग थे उन पर ध्यान केंद्रित किया गया था। ऑप्शन ये भी सही है। तो ऑप्शन हमारा सी वाला गलत था। कोर इंडस्ट्री शब्द जो है 1973 से संबंधित है, ना कि आपकी 1969 से। नेक्स्ट आता है, किस अधिनियम को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम FEMA 1999 के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है? तो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम FEMA 1999 के द्वारा किसे प्रतिस्थापित किया गया है? ऑप्शन रहेगा विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम फेरा 1973। यहाँ पर फेमा है और यहाँ पर फेरा है, तो फेरा को प्रतिस्थापित किया गया 1973 से, आपको ध्यान रखना है। तो बहुत छोटा सा है, आपको इनको याद रखना है। इस्पात संयंत्र है और कच्चा माल स्रोत है, कौन सा यहाँ पर सही है? बात करेंगे राउरकेला इस्पात संयंत्र सुंदरगढ़ और क्योंझर से लोहे प्राप्त होता है, करेक्ट है। भिलाई इस्पात संयंत्र में दिल्ली राजहरा से लोहे, कोरबा और करगली से कोयला प्राप्त होता है, ये भी करेक्ट है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में नोवा मुंडी से लोहे प्राप्त होता है, ये भी करेक्ट है। बोकारो इस्पात संयंत्र से राउरकेला क्षेत्र लोहे प्राप्त, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन ए वाला रहेगा, एक का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा ऑप्शन करेक्ट है। अभिकथन और कारण आते हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन अभिकथन कारण सही है? बात कर लेते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में प्रति हेक्टेयर गन्ने का जो उत्पादन है वो सर्वाधिक है, तो हम कहेंगे बिल्कुल ठीक है। दूसरा है दक्षिण भारत में पेराई का मौसम उत्तर भारत की तुलना में दीर्घ होता है, तो हम कहेंगे भी करेक्ट है और व्याख्या भी सही है। तो ए आर दोनों सही है, आपका रहेगा ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही। निम्नलिखित युग में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है? गलत ऑप्शन है मुद्रा के प्रकार और विशेषता है, पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन गलत है। हार्ड करेंसी किसे कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए अत्यधिक स्थिर एवं व्यापक रूप से स्वीकार की जाने वाले को हार्ड करेंसी कहते हैं, करेक्ट है। सॉफ्ट करेंसी किसे कहते हैं? इसकी उच्च तरलता के कारण अंतरराष्ट्रीय भंडारण में से प्राथमिकता दी गई है, तो आपका ऑप्शन ये गलत है, क्योंकि यह पहली बात तो स्थिर नहीं होती है, अस्थिर होती है। सॉफ्ट करेंसी कैसी होती है? अस्थिर होती है, और इसे विकासशील एवं जो आपकी अस्थिर सरकारें होती है
इन पर उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा देखती है, इसलिए जो विदेशी मुद्रा डीलर होते हैं इसको क्या करते हैं, नापसंद करते हैं, कम पसंद करते हैं। और यहाँ पर की गई है प्रायोरिटी दी गई है, तो प्रायोरिटी तो दी नहीं गई है, तो ये तो ऑप्शन आपका गलत है। हॉट करेंसी किसे कहते हैं, बाजार में आसानी से प्रवेश और निकास मिल जाए उसे हम हॉट करेंसी कहते हैं, करेक्ट है। और हीटेड करेंसी किसे कहते हैं, घरेलू मुद्रा जो मूल्यह्रास के दबाव में होती है उसे हम हीटेड करेंसी के रूप में जानते हैं। तो इसलिए यहाँ पर सॉफ्ट करेंसी वाला आपका ऑप्शन जो है गलत था। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। चालू खाता घाटा में व्यापार घाटा एवं पूंजीगत शुद्ध आय और हस्तांतरण भुगतान शामिल किए जाते हैं, करेक्ट है। व्यापार और स्थानांतरण में धन की अंतर्वाय और बहिर्वाय के बीच में अंतर को मापा जाता है, तो हम कहेंगे ये भी सही है, ऑप्शन सी रहेगी। एक आठ दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विशेष आहरण अधिकार एसडीआर के पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। तो स्पेशल ड्राइंग राइट्स के बारे में और बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन पूछ रहा है कौन सा सही है। एसडीआर को स्वतंत्र रूप से प्रयोग योग्य मुद्राओं में बदला जा सकता है, बिल्कुल करेक्ट है। एसडीआर का जो मूल्य और ब्याज है जो दोनों नैतिक आधार पर निर्धारित होते हैं, तो भाई साहब ये गलत है, दोनों नैतिक आधार पर नहीं होते, साप्ताहिक रूप से आधारित किए जाते हैं। तो यहाँ पर दैनिक लिखा है, दैनिक की जगह अगर साप्ताहिक होता तब तो ठीक होता। साप्ताहिक आधार पर जो ब्याज और मूल्य निर्धारित किए जाते हैं, ना कि दैनिक आधार पर, और स्वतंत्र रूप से इसके मुद्राओं को बदला जा सकता है। केवल पहला वाला सही है, दूसरा वाला ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के द्वारा जारी की जाती है, तो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के द्वारा नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी की जाती है। किसके द्वारा, आईएमएफ जारी करता है, तो ऑप्शन गलत हो गया पहला वाला। दूसरा है भारत 27 दिसंबर 1995 को आईएमएफ में इसके संस्थापक सदस्यों के रूप में शामिल हुआ है, बिल्कुल करेक्ट है, केवल दूसरा वाला ही सही है, पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत था। नेक्स्ट बात करेंगे WTO सब्सिडी और विशेषताएं हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही मिलाना है उसको हम बात कर लेंगे, है ना। चलिए अगर हम बात करें एम्बर बॉक्स, एम्बर बॉक्स किस संबंधित है। एम्बर बॉक्स में एमएसपी क्या है, एमएसपी उर्वरक ऋण जैसी व्यापार और विकृत करने वाली सब्सिडी शामिल की जाती है, तो पहले से मिलाएंगे। ग्रीन बॉक्स किसे कहेंगे, अनुसंधान और खाद्य सुरक्षा के लिए गैर विकृत समर्थन के लिए जोड़ देंगे। ब्लू बॉक्स किसे कहेंगे, जो ब्लू बॉक्स हम कहेंगे, ब्लू बॉक्स की बात की जाए उत्पादन सीमित करने वाली शर्तों वाली सब्सिडी को शामिल किए जाएंगे। और सामाजिक और विकास बॉक्स की बात की जाए गरीबी उन्मूलन बिगाड़ विकास से समर्थन को प्रदान करेंगे। तो WTO की सब्सिडी है और उनकी कुछ विशेषताएं, इनको आपने नहीं पढ़ा होगा तो आपको शायद याद अटपटा लग रहा होगा, लेकिन इनको आप जरूर देख लीजिएगा। ऑप्शन हमारा ए वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो समष्टि अर्थव्यवस्था विशेष रूप से मूल विश्लेषण पर केंद्रित होती है। भाई साहब समष्टि अर्थव्यवस्था जो मूल क्या विशेष समष्टि जो अर्थव्यवस्था है विशेष रूप से मूल विश्लेषण पर केंद्रित होती है, क्या ये सही है, भाई गलत है। बात कर रहा है कि समष्टि जो अर्थव्यवस्था होती है समग्र अर्थव्यवस्था संबंधित होती है, पहले तो ये समझो समग्र अर्थव्यवस्था से संबंधित होती है। दूसरी बात इसमें राष्ट्रीय आय उत्पादन रोजगार पर ध्यान केंद्रित करती है, तो ऑप्शन पहला वाला गलत हो गया। व्यष्टि अर्थव्यवस्था विशेष रूप से आय विश्लेषण पर केंद्रित होती है, तो अभी बताया व्यष्टि जो अर्थव्यवस्था होती है व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों जैसे कि मूल निर्धारण से संबंधित होती है, तो हम यहाँ पर कहेंगे ये आपकी समष्टि संबंधित है और ये आपकी व्यष्टि संबंधित है। तो ऑप्शन आपको दोनों ही थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना है, ऑप्शन रहेगा ना तो पहला सही है ना ही दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। लास्ट क्वेश्चन आता है केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार किस विकास के 4 प्रमुख इंजनों के रूप में पहचाना गया है। तो किसी विकास के 4 इंजनों के रूप में पहचाना गया है, कृषि, सूक्ष्म लघु मध्यम निवेश और निर्यात को। यहाँ पर MSME एवं निवेश निर्यात को हम कहेंगे किसमें, आपके विकास के 4 इंजनों के रूप में बात जो है की गई है। सबका विकास थीम के साथ विकास किया गया, किसके साथ, सबका विकास, सबका विकास के साथ जो है थीम थी और इसी विकास के साथ जो है कार्य किया जा रहा है। तो MSME और निवेश निर्यात इसमें शामिल है। तो हमने इस टेस्ट सीरीज में अपने 150 क्वेश्चन पूरे कर लिए, जो कि आपकी इन्वॉल्वमेंट, इकोनॉमी और करंट अफेयर्स, इसमें 150 क्वेश्चन थे, जिसमें इन्वॉल्वमेंट के 50 क्वेश्चन, इकोनॉमी के 60 क्वेश्चन और करंट अफेयर्स के 40 क्वेश्चन कवर किया गया था। नेक्स्ट हमारी जो वीडियो आएगी बहुत ही महत्वपूर्ण आने वाली है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है। साथ में हमारा जो ऐप आ चुका है UPSC नेट नाम से, इस ऐप को डाउनलोड करके आप मल्टीपल कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है। इस ऐप पर आप लोग 2 कोर्स बहुत इंपोर्टेंट चल रहे हैं, एक तो आपका टेस्ट सीरीज चल रहा है, दूसरा आपका यहाँ पर हमने एग्जाम बूस्टर सीरीज नाम से कोर्स को लॉन्च किया हुआ है। ये कोर्स आपको रैपिड फायर तरीके से काम करेगा और आपके सारी चीजें अपडेटेड इस लेक्चर्स में आपकी हो जाएंगी। तो चैनल पर बने रहने के लिए आज बहुत बहुत धन्यवाद।